ड्रामा की शुरुआत मेल लीड जी हूँ से होती है, जो एक प्रोफेशनल शेफ है जो हर डिश को बहुत ही परफेक्शन से बनाता है। वो डिश रेडी कर ही रहा होता है कि तभी अचानक उसके दिमाग में एक लड़की की धुंधली सी इमेज आई। हालांकि वह नहीं जानता था कि वो कौन है, लेकिन जी हून की आंखों से अपने आप आंसू बहने लगे। वह इतना कंफ्यूज हो गया कि उसके हाथों से चॉपस्टिक भी ठीक से नहीं पकड़ी जा रही थी। फिर अचानक उसके सीने में तेज दर्द हुआ और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। उस दिन के बाद जब वह एक कुलिनरी टीवी शो में खाना बना रहा था, तो उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि खाना बनाते समय अचानक उसकी आंखों से आंसू क्यों आ जाते हैं। यह देखकर होस्ट को भी कुछ समझ नहीं आया कि आखिर हो क्या रहा है। यहाँ तक कि जब कोई गेस्ट रेस्टोरेंट में आता तो वह अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाता, जब तक कि उसका सहकर्मी उसे वहां से खींचकर न ले जाए। यहाँ तक कि जब उसका सहकर्मी रो रहा होता तो वह खुद को रोक नहीं पाता और एक तरफ खड़ा होकर जोर जोर से हंसने लगता। अपने इस अजीब बिहेवियर से परेशान होकर वह उस लड़की की वेग इमेज पर शक करने लगा, जिसे उसने हेल्यूसिनेशन में देखा था। क्या ऐसा हो सकता है कि उसकी बहन अब भी जिंदा हो? धीरे धीरे जी हूँ के इमोशनल कंट्रोल खोने का सीक्रेट सामने आने लगा। असल में जब वह छोटा था और उसकी बहन के साथ कुछ गलत होती तो भले ही वह वहाँ मौजूद नहीं होता, लेकिन उसे अपनी बहन की इमोशंस महसूस होती थी। जब भी उसकी बहन रोती तो उसके अपने सीने में असहनीय दर्द होता था। वह अक्सर बिना किसी वजह के रोने लगता था। इसी वजह से जी हुन को अपनी बहन का उसे परेशान करना अच्छा नहीं लगता था। उसे लगता था कि उसकी बहन शर्मीली है, इसलिए वह खुद भी ऐसा है। जी हुन को अपनी बहन से नफरत तक हो गई थी, लेकिन जिस पल उसने अपनी बहन को छोड़कर दोस्तों के साथ खेलने जाने का फैसला किया, वह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल बन गई। उसकी बहन बस एक कोने में बैठी कागज की क्रेन से खेल रही थी। अचानक जी हुन को अपने सीने में अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। उसे साफ महसूस हुआ कि उसकी बहन किसी मुसीबत में है, लेकिन जब जी हुन उस जगह पहुंचा जहां उसकी बहन खेल रही थी, वह वहां नहीं थी। सिर्फ एक कागज की क्रेन जमीन पर पड़ी थी। जी हुन समझ गया कि कुछ बहुत बुरा हुआ है। पुलिस ने बड़े स्तर पर तलाश की, लेकिन उसकी बहन का कोई सुराग नहीं मिला। उसकी माँ गहरे डिप्रेशन में चली गई। पिता ने उन्हें संभालने की कोशिश की, वहीं जी हुन सड़क के किनारे बैठा पछता रहा था। जब उसका पिता उसके पास आया तो उसने देखा कि एक संदिग्ध आदमी गली में मुड़ गया। जी हुन ने अपने पिता से कहा, पापा, दीदी अभी बहुत डर रही है। पिता ने तुरंत उसे संभाला और कहा, चिंता मत करो बेटा, मैं जानता हूँ तुम्हारा दिल बहुत परेशान है। तुम्हारी बहन जैसी भी हालत में होगी, वह तुम्हारे शरीर पर जरूर दिखेगी। अचानक उसके सीने में फिर दर्द हुआ और जीहुन को साफ महसूस हुआ उसकी बहन की मौत हो चुकी है। फिर जीहुन जोर जोर से रोने लगा, लेकिन उसके पिता ने सोचा कि उसकी बहन सिर्फ डर गई है, इसका मतलब वह अब भी जिंदा है। उन्होंने जीहुन को गले लगा लिया और उसे शांत करने की कोशिश की। 18 साल बाद जीहुन एक फेमस शेफ बन चुका था। जब वह बड़े ध्यान से खाना बना रहा था, उसे अपनी बहन की प्रेजेंस फिर से महसूस हुई। फिर से वही अजीब इमोशंस उमड़ पड़े। इससे जीहुन को शक हुआ कि शायद उसकी बहन अब भी जिंदा है, लेकिन उसका दिमाग कहता था ये असंभव है। अचानक जीहुन के सीने में फिर दर्द हुआ। उसी वक्त एक लड़की जो क्रिसमस कॉस्ट्यूम में थी उसके सामने से गुजरी। उन दोनों के बीच एक अजीब सा कनेक्शन बना। जीहुन को अजीब लगा क्योंकि वह लड़की उससे बिना बोले टेलीपैथिकली जुड़ी हुई लग रही थी। जीहू को एक क्यूलिनरी एग्जीबिशन में इनवाइट किया गया। वहां जाकर उसने महसूस किया कि उसकी छठी संवेदन बहुत मजबूती से काम कर रही है। हालांकि दिमाग में दिख रही इमेज बहुत अनक्लियर थी, लेकिन उसने अचानक बेचैनी और इरिटेशन महसूस की। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि शो खत्म हुआ या नहीं। वह मुड़ा और एग्जीबिशन से चला गया। इसके बाद जीहुन ने वाइन और खाना लिया जो उसे सर्व किया गया था। वहीं उसकी मुलाकात उसी लड़की से हुई जिससे वह सुबह मिला था। वही लड़की जिससे उसका इमोशनल कनेक्शन था। उस लड़की का नाम था जाह्यून। वह रेस्तरां में वेट्रेस थी। जीहू वही शेफ था उस रेस्टोरेंट का। जब जीहून जाह्यून के पास बैठा तो दोनों ने एक साथ सांस ली और फिर एक दूसरे की ओर देखा। दोनों ने एक साथ आह भरी। लेकिन जब जीहुन खाना टेस्ट करने लगा तो जाह्यून उसे ध्यान से देखने लगी। क्योंकि उसने पहले कभी इतना हाई क्लास खाना टेस्ट नहीं किया था, तो जीहुन ने उसे अपनी प्लेट दे दी। जाह्यून ने शालीनता से कहा, मैं बस थोड़ा टेस्ट करूंगी। लेकिन खाना इतना स्वादिष्ट था कि उसने जीहुन की पूरी प्लेट खत्म कर दी। यहाँ तक कि उसने आधी बोतल वाइन भी पी ली। जीहुन को समझ नहीं आ रहा था क्या यह लड़की उसकी गर्लफ्रेंड है या नहीं। वहीं जाह्यून को भी लगा कि यह लड़का नॉर्मल नहीं है। जब वह उठकर जाने लगी तो जीहुन ने उसे वापस बुलाया। वह उसके बारे में और जानना चाहता था। अनपेक्षित रूप से जाह्यून थोड़ी नार्सिसिस्टिक थी। उसने बालों में हाथ फेरा और बोली, मुझे अपना फोन दो। उसे लगा जीहू उसका नंबर मांगना चाहता है, लेकिन जीहुन ने तुरंत मना कर दिया। वह बहुत शर्मिंदा हो गई। फिर जीहुन ने पूछा, तुम बचपन में किस नेबरहुड में रहती थी और तुम्हारी उम्र क्या है। यहाँ तक कि उसने उसे रॉक पेपर सीजर खेलने के लिए भी कहा, क्योंकि वह टेलीपैथी टेस्ट करना चाहता था। जाह्यून बहुत कंफ्यूज हो गई क्योंकि यह उनकी पहली मुलाकात थी और जीहुन इतने पर्सनल सवाल पूछ रहा था। जब वह काम खत्म करके निकलने लगी तो उसने देखा कि जीहुन ने उसके लिए खाना रखा है और साथ में एक पुराना सिल्क स्कार्फ भी था। जब वह घर
जा रही थी तो रास्ते में फिर जीहुन से मिल गई। उसने खाना वापस लौटा दिया और कहा, हमने बस कुछ बार बातें की हंस से, इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुम्हें कोई चांस दे रही हूँ। गलतफहमी दूर करने के लिए जीहुन ने कहा, यह कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट नहीं है, बस कुछ खाने की चीजें हैं। वह यह कहते हुए अपनी जेब से स्कार्फ निकालता है, जिसे देखकर जाहुन उसे परवर्ट समझ लेती है और वहाँ से चली जाती है। लेकिन जैसे ही वह निकलती है उसे एक और डरावना आदमी मिलता है जो उसी नेबरहुड में रहता था लेकिन जिसे वह जानती नहीं थी। नामदो। जाह्यून डर जाती है लेकिन नामदो गिल्ट महसूस करने के बजाय बहुत एक्साइटेड हो जाता है। वह जाह्यून को एक गिफ्ट देता है। जब उसने बॉक्स खोला तो उसे शक हुआ कि शायद यह गिफ्ट जीहुन ने भेजा है, क्योंकि कल वाला सिल्क स्कार्फ उसे अनकंफर्टेबल कर गया था और अब उसे एक ब्यूटीफुल हेयर क्लिप मिला। यह सब देखकर जाह्यून पूरी तरह टूट जाती है। उसे अलग अलग गिफ्ट्स मिलते रहते हैं। जब वह ऑनलाइन कमेंट्स देखती है तो उसके फ्रेंड्स कहते हैं, शेफ जीहुन आज रो भी रहा था और हंस भी रहा था। कुछ लोगों ने तो ये तक लिखा कि वह पागल लग रहा था। जाह्यून डर जाती है और सारे गिफ्ट्स ट्रैश में फेंक देती है। वह अब जीहुन से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। कंपनी में जीहुन की इमेज भी गिर जाती है। वह अपने सहयोगियों के साथ नया बिजनेस शुरू करने का फैसला करता है। जब वह अपने बचपन वाले नेबरहुड में जाता है तो उसकी फिर मुलाकात जाहुन से हो जाती है। वो भी वहीं रहती थी लेकिन जाह्यून को लगता है जीहुन एक स्टॉकर है। वह यहाँ तक कहती है कि वह पुलिस को बुलाएगी और लोगों से कहती है कि जीहुन एक परवर्ट है जो हमेशा उसका पीछा करता है। जीहुन की करियर शुरू होने से पहले ही उसकी रेपुटेशन खराब हो जाती है। जब जाह्यून काम खत्म करके निकल रही होती है उसके कोवर्कर्स उससे उसके लव लाइफ के बारे में पूछते हैं। वह तुरंत कहती है, मेरी कोई रोमांटिक लाइफ नहीं है। लेकिन जब वह अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल देखती है तो उसे अपनी ही सीक्रेट फोटो दिखती है, जिससे कोवर्कर्स को लगता है कि वह रिलेशनशिप में है। असल में वह फोटोज नामदो ने सीक्रेटली पोस्ट की थी। वह हमेशा से जाहुआन को सीक्रेटली पसंद करता था। जब जाह्यून ने नामदो से ऑनलाइन रयूम्स के बारे में पूछा तो उसका चेहरा बदल गया, क्योंकि उसे पता था कि जाह्यून उसे पसंद नहीं करती। लेकिन जब उसने गिफ्ट्स की बात की तो नामदो ने पेशेंटली पूछा, तुम्हें वो गिफ्ट्स पसंद नहीं थे? तुम हमेशा उन्हें फेंक क्यों देती हो? जाह्यून की हालत बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी लेकिन नामदो ने उसके शरीर को छूने की कोशिश की। उसे लगा कि जाह्यून को भी उससे फीलिंग्स हैं, क्योंकि वह हमेशा उसे देखकर मुस्कुराती थी। यहाँ तक कि जब दोनों साथ खाना खाते थे तो भी वह बहुत खुश रहता था। जाह्यून ने कहा, मैं तो बस अपने कोवर्कर्स के साथ खाती थी, मुझे भीड़ वाला माहौल पसंद है। वह बहुत खुश थी बिकॉज दोनों का ऑफिस का टाइम खत्म हो गया था। वो रास्ते में एक दूसरे से टकरा गए तो साथ साथ घर जाने लगे। नामदो ने यह सुनते ही जाहुआन का हाथ पकड़ लिया और कहा, अब मुझे ऐसे मत ट्रीट करो। अगले दिन जाह्यून अकेले घर लौट रही थी लेकिन नामदो गली के कोने पर उसका इंतजार कर रहा था। वह उसके पीछे भागने लगा जब तक कि जाह्यून दरवाजा खोलकर घर में घुस नहीं गई। नामदो ने लापरवाही में अपना हाथ दरवाजे के अंदर घुसा दिया। उसी वक्त ऊपर कमरे में जाह्यून की माँ टीवी देख रही थी। उन्हें नीचे कोई आवाज सुनाई नहीं दी। जब जाह्यून चिल्लाने ही वाली थी, नामदो ने उसका मुंह कसकर दबा लिया। उसी पल जाह्यून को सीने में तेज दर्द महसूस हुआ। नामदो ने पागलों की तरह उसका गला घोंटना शुरू कर दिया। अचानक उसने इतनी ज्यादा ताकत लगा दी कि जाह्यून वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। जब उसे होश आया तो उसने फर्श पर खून फैला हुआ देखा और नामदो का शव पड़ा था। उसी समय जाह्यून के सीने का दर्द धीरे धीरे कम होने लगा, जिससे उसे समझ आ गया कि अब खतरा टल चुका है। डर के बावजूद जाह्यून ने हिम्मत की और सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच गई। लेकिन आज वीकेंड था इसलिए थाने में बहुत भीड़ थी। कोई पुलिस वाला उसकी बात पर ध्यान नहीं दे रहा था। आखिरकार वह मजबूर होकर थाने से वापस लौट आई। घर पहुंची तो उसकी माँ और दादी दरवाजे पर खड़ी थी। जाह्यून ने माँ से कहा, मैंने सेल्फ डिफेंस में ये सब किया। माँ ने बात सुनते ही उसे ढांढस बंधाया। चिंता मत कर, सब कुछ मैं संभाल लूंगी। फिर माँ ने एक कंबल लिया और लाश को ढक दिया। माँ और दादी ने मिलकर नामदो के शव को कंबल में लपेटा और फ्रिज में रख दिया। दरवाजा बंद किया और क्रिम सीन को पूरी तरह साफ कर दिया। माँ ने कहा कि वह अब गाड़ी लेकर जाएगी और दादी को दुकान पर इंतजार करने को कहा। लेकिन जब उन्हें लगा कि सब कुछ ठीक हो गया है तो सामने की दुकान में वही फ्रिज पहुंचा दिया गया। जाह्यून ने यह सब अपनी आंखों से देखा पर वह कुछ कर नहीं सकी। असल में सामने की दुकान में जीहुन, हाँ वही शेफ, घर जाने की तैयारी कर रहा था जब उसने सड़क पर अपना फ्रिज पड़ा देखा। मिंजय, उसका कॉलेग, ने सोचा कि डिलीवरी वाला फ्रिज छोड़ गया होगा तो दोनों ने मिलकर उसे दुकान के अंदर रख लिया। उसी वक्त जीहुन ने देखा कि जाहुन दरवाजे के पास खड़ी है तो वह बाहर चला गया। उसने पूछा, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? जाह्यून बोली, बस रास्ते से गुजर रही थी, सोचा पड़ोसियों को हेलो बोल दूं। मिंजय को यह बहुत अजीब लगा। रात के 2 बजे कोई हेलो बोलने आता है क्या? दोनों को लगा कि जाह्यून का व्यवहार कुछ गलत है। अचानक फ्रिज का दरवाजा अपने आप खुल गया। जीहू मुड़ने ही वाला था कि जाह्यून ने उसे खींचकर रोक लिया। वह जल्दी से बोली, तुम्हें रात में क्या खाना है? फिर तुरंत समझ गई कि वह बेवकूफी भरी बातें कर रही है। जीहुन को लगा कुछ ठीक नहीं है। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और वह पसीने में भीग चुकी थी।
फ्रिज का दरवाजा और खुलने लगा। जीहुन कुछ देखने ही वाला था कि जाह्यून ने उसे जोर से पीछे धक्का दिया। उसने दरवाजा खोला और झट से बंद कर दिया। जीहुन हक्का बक्का रह गया। वह समझ ही नहीं पाया कि यह लड़की कर क्या रही है। जब उसने पूछा, तुम ये सब क्यों कर रही हो, जाह्यून ने अचानक कहा, क्योंकि मुझे तुम पसंद हो। बाद में जब वह घर लौटी तो उसकी माँ ने उसे डांटा, तूने काम अधूरा क्यों छोड़ा। जाह्यून बोली, हमें किसी और के फ्रिज में लाश नहीं रखनी चाहिए थी। दोनों के बीच जोरदार बहस शुरू हो गई। तभी दादी और बर्दाश्त नहीं कर पाई। उन्होंने बेलन को तौलिए में लपेटा और तेजी से घर से बाहर निकल गई। जाह्यून और उसकी माँ उन्हें रोकने की कोशिश करती रही, लेकिन दादी हाथ से निकल चुकी थी। कुछ ही देर में कुत्तों के भौंकने की आवाजें आने लगी। पूरा मोहल्ला जाग गया। उसी वक्त एक डिलीवरी मैन वहाँ से गुजरा तो तीनों, माँ, दादी और जाह्यून, घबराकर भाग खड़ी हुई। दरवाजे तक पहुंची ही थी कि पुलिस कार के सायरन ने सबको डरा दिया। पूरी रात तीनों को नींद नहीं आई। सुबह जाह्यून ने अपनी चोट देखी, वही जख्म जो नामदो से स्ट्रगल करते समय लगा था। वह बिस्तर पर सिकुड़कर लेट गई और रोने लगी। उसी वक्त जीहुन सो रहा था, लेकिन उसकी अचानक क्राइंग सुनकर वह भी जाग गया। अगली सुबह मोहल्ले में सर्विलेंस कैमरे लगाए जाने लगे। नेबरहुड के मुखिया ने कहा, यह सबकी सुरक्षा के लिए है। यह कैमरा 360 डिग्री घूम सकता था। कोई ब्लाइंड स्पॉट नहीं, सब कुछ साफ दिखता था। जाह्यून, उसकी माँ और दादी तीनों ये सुनकर परेशान हो गईं। जब जीहुन अपनी दुकान पहुंचा तो बोला, मैं जरूर पता लगाऊंगा कि हमारे घर का शीशा किसने तोड़ा। मिंजाए ने बताया, आज कोई आकर नया ग्लास डोर लगाएगा। तभी जाह्यून दुकान के सामने एक्सरसाइज करती दिखी। वह बार बार दुकान की तरफ देख रही थी, कहीं जीहुन फ्रिज का दरवाजा न खोल दे। जैसे ही उसे पता चला कि जीहुन बाजार जा रहा है, वह भागकर अपनी माँ को बताने चली गई। फिर उसकी माँ और दादी जीहुन के पीछे पीछे चली। दोनों ने उसे और मिन जैक को डिनर पर इनवाइट किया। साफ था, माँ और दादी के मन में कोई प्लान था। डिनर टेबल पर माँ ने राइस वाइन की बोतल उठाई और जिद करने लगी कि जीहुन पिए। उनका इरादा था उसे नशे में करके फ्रिज वापस ले जाने का, लेकिन प्लान शुरू भी नहीं हुआ था कि पुलिस दुकान पर आ पहुंची। वो खाने के लिए आई थी और वहीं पुलिस वमन ने जाह्यून को पहचान लिया। उस रात वह बहुत व्यस्त थी, इसलिए जाह्यून से बात नहीं कर पाई थी। अब उसने पूछा, उस रात आखिर हुआ क्या था। जाह्यून बहुत नर्वस हो गई। जीहू यह सब देख रहा था। थोड़ी देर सोचने के बाद जाह्यून ने बहाना बनाया कि उसका किसी और से अपॉइंटमेंट है। जीहू ने मुस्कुराकर कहा, पर अपॉइंटमेंट तो मेरा था ना, मैंने पहले बुलाया था। जब जीहून ने जाह्यून के हाथ पर चोट देखी तो वह बहुत चिंतित हुआ। उसने कहा, यह बस हल्की सी चोट है। फिर भी वह उसे डॉक्टर के पास ले गया। जब उसने देखा कि वह ठीक है तो राहत की सांस ली। वापसी में जाह्यून ने पूछा, अगर कोई तुम पर हमला करे तो तुम क्या करोगे। जीहून ने बिना सोचे कहा, अगर ये मेरी बहन के साथ होता तो मैं उस आदमी को मार डालता। असल में जब जीहून की बहन गुम हुई थी तो उसकी माँ सदमे से पागल हो गई थी और जीहून खुद भी गिल्ट और दर्द में जी रहा था। कभी कभी उसे लगता जैसे उसकी बहन उसके पास ही खड़ी है। अगले दिन जाह्यून ने तय किया कि वह पुलिस स्टेशन जाकर सब सच कबूल करेगी, लेकिन तभी उसे कुरियर कंपनी से कॉल आया। एक पैकेट आया था। जब उसने बॉक्स खोला तो उसमें वही सारे गिफ्ट्स थे जो नामदो ने पहले उसे दिए थे। वह हैरान रह गई क्योंकि उसने तो वो सब फेंक दिए थे। किसी ने उन्हें दोबारा पैक करके भेज दिया था। उसी समय पड़ोस के बोर्डिंग हाउस के नीचे भीड़ लगी थी। जाह्यून को पता चला कि चौथी मंजिल वाले कमरे में कुछ हुआ है, वही कमरा जिसके सफेद पर्दे थे। उसे याद आया, नामदो ने कहा था कि वह चौथी मंजिल वाले सफेद पर्दों वाले कमरे में रहता है। वह घबराकर नीचे पहुंची। तभी फोरेंसिक टीम ऊपर से एक डेड बॉडी लेकर नीचे आई। भीड़ में धक्का मुक्की हुई और जाह्यून सीधा उस लाश के हाथ से टकरा गई। उसे बहुत डर लगा। उसी पल जीहून को भी बेचैनी महसूस हुई। उसे लगा जाह्यून किसी मुसीबत में है। वह उसकी चिंता में घर से निकल पड़ा। जब दोनों आमने सामने हुए, जीहून दौड़कर जाह्यून के पास पहुंचा और पूछा, क्या हुआ, तुम ठीक हो ना। जाह्यून जानती थी वह मौत के मुहाने से बच निकली थी। अब स्थिति बहुत खतरनाक हो चुकी थी। जब पुलिस ने नामदो के घर में एंट्री की तो उन्हें वहाँ एक सड़ी गली महिला की लाश मिली। शाम को जब जाह्यून घर लौटी तो उसने महसूस किया कि घर में कुछ गड़बड़ है। असल में उसकी माँ ने यह तय कर लिया था कि वह जाह्यून की जगह सारा ब्लेम अपने ऊपर लेगी। उसने जाह्यून के घर न होने का फायदा उठाया और एक चिट्ठी लिखी जिसमें लिखा था कि वह खुद जाकर पुलिस के सामने कन्फेस करेगी। उसने अपनी बेटी को याद दिलाया, अब से अपनी दादी का ध्यान रखना। जाह्यून ने जैसे ही वह लेटर देखा, वह तुरंत पुलिस स्टेशन भागी। थोड़ी देर बाद जब तीनों, माँ, बेटी और दादी थाने से बाहर निकली तो माँ ने पूछा, ये क्या हुआ, तुम्हारी दादी ने क्यों कन्फेस किया। जाह्यून ने भी पूछा, और माँ, आपने भी कन्फेस करने का क्यों सोचा। माँ ने कहा, वो लाश कभी न कभी तो मिलेगी ही। अगर मैं जेल भी चली जाऊं तो भी तुम्हारी जिंदगी तबाह नहीं होने दूंगी। माँ की बातें सुनकर जाह्यून जोर जोर से रोने लगी। उसने कहा, अब कोई भी मेरे लिए सजा नहीं भुगतेगा। वह बोली, भले ही उस लाश की यादें मुझे सताती हैं, लेकिन अगर मैं फिर उस दिन पर लौट सकूं तो मैं फिर भी अपनी जान बचाने की कोशिश करती। उस पल तीनों एक दूसरे से कसकर लिपट गईं। अब कोई प्रैक्टिकल तरीका निकालना जरूरी था, इसलिए जाह्यून
जाह्यून ने तय किया कि वह सबसे पहले सामने वाली दुकान का पासवर्ड पता लगाएगी। अगले दिन जब उसने जी-ह्यून को दुकान में चीजें रखते देखा तो वह तुरंत मदद करने चली गई, लेकिन जी-ह्यून को लगा कि उसकी नीयत ठीक नहीं है, इसलिए उसने मना कर दिया। फिर भी जाह्वान दुकान में घुसी और सीधे अपने मकसद पर आ गई। उसने मिनजाई से कहा, मुझे जी-ह्वान का फोन नंबर चाहिए और उसकी जन्म तिथि भी। जी-ह्यून ने तुरंत कहा, कुछ भी मत बताना उसे। उसे अब पूरा शक हो गया था कि जाह्यून कुछ छिपा रही है, लेकिन अगर वह सच में कुछ जानना चाहती है तो उसे उससे रॉक पेपर सीजर का गेम खेलना होगा, क्योंकि यह वही गेम था जो भाई बहन के बीच कनेक्शन साबित करता था। और आज उन्होंने वही गेम खेला। आधा घंटा खेलते रहे, लेकिन कोई नहीं जीत सका, कोई नहीं हारा। जी-ह्यून के लिए यह पक्का सिग्नल था, वह लड़की जो उससे जुड़ी है वही जाह्यून है। रात में जाह्यून भागकर सामने की दुकान पहुंची और पासवर्ड में जी-ह्यून की जन्म तिथि डाली। दरवाजा सचमुच खुल गया। वह सीधे रेफ्रिजरेटर के पास पहुंची, दरवाजा खोला और ठीक उसी पल जी-ह्यून ने यह पूरा सीन अपनी आंखों से देख लिया। लेकिन अजीब बात यह थी, फ्रिज के अंदर की लाश गायब थी। जी-ह्यून ने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वह घबरा गई और बोली, मैं यहाँ से गुजर रही थी, देखा दरवाजा खुला है तो बस अंदर आ गई। यह कहकर वह जाने लगी, लेकिन जी-ह्यून ने उसका हाथ पकड़ लिया। वह जानता था कि वह झूठ बोल रही है, कुछ तो है जो वह छिपा रही है। अगले दिन जाह्यून ने अपनी माँ को बताया कि लाश गायब हो गई है। माँ ने डांटते हुए कहा, तूने अपनी मर्जी से काम क्यों किया? वह अब भी ऐसे बैठकर खाना खा रही थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। दादी ने यह देखा तो बहुत गुस्सा हुआ। वह बोली, हमारा घर अब भी एक नहीं हो सका। माँ और बेटी में फिर झगड़ा हो गया। कुछ दिनों बाद पूरा परिवार उस फ्रिज से डरने लगा। जब भी कोई दरवाजा खोलने की कोशिश करता, उन्हें वही लाश याद आ जाती। तीनों अब हमेशा डर और बेचैनी में जी रही थी। एक दिन जब डिलीवरी बेल बजी तो वे इतनी घबरा गईं कि सांस लेने की भी हिम्मत नहीं हुई। माँ खुद को शांत करने की कोशिश करती रही, लेकिन डर जितना दबाओ उतना बढ़ता है। जैसे ही जाह्यून ने बाहर पुलिस कार देखी, वह तुरंत छिपने के लिए जगह ढूंढने लगी, लेकिन फीमेल ऑफिसर ने रियर व्यू मिरर से उसे छिपते हुए देख लिया। पुलिस वाली ने अपने साथियों से कहा, यही वो परिवार है जो कन्फेस करने आया था। फिर अचानक सब बदल गए। ऑफिसर ने अपने साथी से कहा, ध्यान रखना, ये कुछ छिपा रहे हैं। लेकिन पुलिसमैन कांग हो को यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि जाह्यून की दादी को अल्जाइमर्स है, इसलिए वो ऐसी बातें करती है। फिर एक दिन कांग हो की मुलाकात जाह्यून से सड़क पर हुई। उसका इंस्टिंक्ट बोला, यह लड़की हमेशा मुझसे बचती क्यों है? वह मुड़ा और उसे रोकने की कोशिश की। उसी वक्त जी-ह्यून ने फ्रिज का दरवाजा खोला और एक कपड़े में लिपटी लाश उसके सामने थी। उसी समय मिंजे अंदर आया। जी-ह्यून डर गया और तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। उसने मिंजाई से कहा, दरवाजा खटखटाना नहीं आता क्या? लेकिन जब उसने दोबारा फ्रिज खोला, वह पूरी तरह खाली था। असल में यह सब जी-ह्वान की कल्पना थी। फिर भी उसे शक हुआ कि शायद मिंजे ने लाश कहीं फेंक दी है। उसने मिंजे को पकड़ा और पूछा, सच सच बता, तूने क्या किया? मिंजे कुछ छिपा रहा था। असल में उसने चोरी छिपे जी-ह्यून और जाह्यून दोनों के बाल लिए थे और डीएनए टेस्ट के लिए अस्पताल भेज दिए थे। वह जानना चाहता था कि क्या दोनों सगे भाई बहन हैं। जी-ह्यून को इस बात की कोई खबर नहीं थी। मिंजाए ने बस इतना कहा, मैं जल्द ही सारा सच बता दूंगा। लेकिन जी-ह्यून ने गलत समझा। उसे लगा कि बात फ्रिज में पड़े सीक्रेट की है। ये सब शुरू हुआ था जाह्यून की एक बात से, क्योंकि वह किसी की मौत का बोझ नहीं सह पा रही थी, तो उसने तय किया कि सच बता देगी। लेकिन तुरंत उसे पछतावा हुआ और बोली, मैं मजाक कर रही थी। पर जी-ह्यून को यकीन हो गया कि उसने सच में किसी को मारा है। वह बोला, तुम आधी रात को दुकान में घुस आई और तुम्हारा परिवार दरवाजे के बाहर खड़ा झांक रहा था। क्या यह सब झूठ है? और हर रात उसे जाह्यून का दर्द महसूस होता था। अब वह मान चुका था कि यह लड़की कुछ छिपा रही है। उधर जाह्यून की माँ और दादी ने टेंशन दूर करने के लिए स्क्वायर में जाकर डांस करने का फैसला किया। संगीत बजा और दोनों उसी में खो गईं, जैसे सब कुछ भूल चुकी हों। वो दोनों उस रात बस नाचती रही, फ्रिज के सीक्रेट को भुलाकर। तभी लीड डांसर उनके पास आई और बोली, मुझे आपकी मदद चाहिए किसी को मारने में। असल में उसी रात मीसुक नाम की औरत रोती हुई सड़क पर भागी थी। उसने अपनी आंखों से देखा था कि जाह्यून की माँ और दादी नामदो की लाश फेंक रही थी। बाद में मीसुक ने उन्हें बताया कि उसका पति उसे बहुत मारता है। जाह्यून की माँ ने उसे समझाया था कि उसे भाग जाना चाहिए, लेकिन मीसुक नहीं चाहती थी क्योंकि उसके बच्चे थे। उसके जाने के बाद जाह्यून की माँ और नाराज हो गई। ये औरत अपनी समस्या हम पर क्यों डाल रही है? दादी ने कहा, शांत रहो, गुस्से से कुछ हल नहीं होगा। लेकिन माँ बोली, अब और बर्दाश्त नहीं होता। दादी ने फिर से बेलन उठाया और घर से बाहर निकल गई। जाह्यून ने यह सब देखा और जी-ह्यून को कुछ बताए बिना दौड़ पड़ी। उसने एक फावड़ा उठाया और माँ दादी के पीछे भागी। तीनों जब सड़क के मोड़ पर पहुंची तो देखा एक आदमी सड़क किनारे बेहोश पड़ा है। वो दौड़कर देखने लगी कि वह जिंदा है या नहीं। उसी पल पुलिस कार उनके सामने आकर रुकी। माँ ने पुलिस को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ में पकड़ा हथौड़ा देखकर पुलिस ने गलत समझ लिया। तीनों को वहीं से थाने ले जाया गया। उसी वक्त जाह्यून के सहयोगियों ने यह पूरा सीन देख लिया। थाने में माँ बार बार समझा रही थी, हम तो बस
बस वहाँ से गुजर रहे थे। वो आदमी पहले से गिरा पड़ा था, लेकिन फीमेल ऑफिसर ने टेबल पर रखे हथौड़े की ओर इशारा किया और बोली, तो फिर रात के बीचों बीच तुम लोग ये हथौड़ा लेकर कहाँ जा रही थी? इसी बीच जी ह्यून और मिनजाई भी घटना स्थल पर पहुंच गए। तभी एक पुलिस अफसर ने बताया कि कातिल की पहचान क्या थी। वह आदमी लंबा था, काले कोट और बेसबॉल कैप में। यह सुनकर जी हुएन जैसे किसी बात को याद करने लगा। उसने पुलिस वाले कंग हो की ओर देखा। असल में उसी रात जब कैंग हो की एक ड्रंक आदमी से झड़प हुई थी तो उसने जी हुएन से टकराया था। उसके हाथों पर अब भी खून के निशान थे, लेकिन जी ह्यून ने कुछ नहीं कहा। उसने कैंग हो को एक्सपोज नहीं किया। जब जा ह्यून, उसकी माँ और दादी वापस घर लौट रही थी तो रास्ते में उन्हें एक अजनबी औरत दिखी। जा ह्यून की जिंदगी जैसे बदकिस्मती का दूसरा नाम थी। कभी बॉयफ्रेंड मिला तो उसने धोखा दे दिया। बस में बैठे तो कोई बदतमीज छेड़ने लग जाता। ऑफिस में भी बॉस उसकी शांति नहीं छोड़ता। दूसरी तरफ जी ह्यून को हमेशा शक रहा कि जा ह्यून ही उसकी गुमशुदा बहन है। मिनजाए ने चोरी छिपे दोनों के बाल ली और डीएनए टेस्ट के लिए भेज दिए। आज रिपोर्ट आ गई, दोनों सगे भाई बहन नहीं थे। जब मिनजाए ने जी ह्यून से कॉफी बनाने को कहा तो वह गुस्से से भर गया। वह इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहा था, क्योंकि अगर डीएनए मैच नहीं हुआ तो इसका मतलब था उसकी असली बहन अब इस दुनिया में नहीं थी। यह आखिरी उम्मीद भी टूट गई थी। उस दिन के बाद से जी हुएन ने जाहुएन से दूरी बना ली। जब वह उसके लिए खाना लेकर आई तो उसने साफ मना कर दिया। जाह्यून को उसकी कोल्डनेस बहुत अजीब लगी। उसने पूछा, क्या मैंने कुछ गलत किया है? जी ह्यून ने ठंडे स्वर में कहा, मैंने कभी तुम्हारी परवाह नहीं की। पहले जो भी किया बस सिंपैथी थी, अब वो भी नहीं रहेगा। घर लौटते ही जाह्यून के जहन में पुरानी यादें ताजा हो गईं। जब वो और उसकी दोस्त लड़कों के एक झुंड से तंग की जा रही थी तो एक लड़का दौड़ता हुआ आया और उन बदमाशों को धक्का दे दिया। उसी पल जाह्यून को उससे पहली नजर का प्यार हो गया था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि जो लड़की उस वक्त उसके साथ थी वही जी ह्यून की छोटी बहन सीरान थी, और जो लड़का उनकी मदद को आया था वो खुद जी ह्यून था। अब जाह्यून समझ नहीं पा रही थी कि जी ह्यून उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है। उधर जी ह्यून बेचैनी में कमरे में इधर उधर टहल रहा था। फिर दोनों एक ही वक्त में सड़क पर निकल पड़े। दोनों के पास एक दूसरे से कुछ कहने के लिए था। जाह्यून को उससे एक माफी की उम्मीद थी, लेकिन जी हुआन बोला, मुझे लगता है वो अब भी जिंदा है। जाह्यून को कुछ समझ नहीं आया। वह मार्शल आर्ट सीखती थी ताकि खुद को बचा सके, पर उसने कभी नहीं सोचा था कि पहली बार अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी, वो भी जी हुएन पर। जब एक तेज रफ्तार कार जी हुएन की ओर आई तो उसने तुरंत उसे खींचकर पीछे कर लिया। वह बोली, मैं डर गई थी कि तुम्हें कार लग जाएगी, इसलिए। जी ह्यून ने उसकी रिफ्लेक्स देखकर कहा, तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ तो कमाल की है। पर जाह्यून को एहसास हुआ कि उसने शायद जरूरत से ज्यादा फोर्स इस्तेमाल कर लिया। वह शर्मिंदा हुई और उसका हाथ पकड़ने लगी। जैसे ही जी ह्यून ने उसका हाथ थामा, उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ, एक झटका जैसे कनेक्शन का। उसी वक्त एक पुलिस कार पास से गुजरी। जाह्यून ने तुरंत अपना चेहरा हाथ से ढक लिया। जी ह्यून ने उसे देखा और कहा, अगर वो बॉडी सच में जिंदा होती तो पुलिस देखकर तुम डरती नहीं। तुम अब किसी की किलर नहीं हो। असल में फ्रिज वाली घटना के बाद जाह्यून हर रात सपना देखती थी कि नामदो वापस आ गया है और उससे बदला लेने आया है। यहाँ तक कि जब वह सड़क पर किसी को बाइक चलाते देखती तो उसे लगता उसकी मौत करीब है। वह हेल्यूसिनेशन से जूझ रही थी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि नामदो की बहन युनजंग काफी समय से उस पर नजर रखे हुए थी। एक रात युनजंग ने अपने भाई नामदो को कॉल किया, पर फोन से बस रोने की आवाजें आईं और फिर कॉल कट गया। उसने अपने भाई के टैबलेट में देखा, वहाँ जाह्यून की तस्वीरें थी। तभी युनजंग को समझ आया कि इस रिश्ते में कुछ गलत है। उसने तय किया कि वह जाह्यून के करीब जाएगी। वह उसी रेस्तरां में काम करने लगी जहाँ जाह्यून वेट्रेस थी। युनजंग ने एक्ट किया जैसे वह दोस्ती करना चाहती है। उसने जाह्यून को डिनर पर इनवाइट किया। मकसद था उसके करीब आना और भाई के बारे में पता लगाना। बातों बातों में उसने पूछा, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? और बोली, कभी मिलवाओ ना। उसके दिल में उम्मीद थी कि जाह्यून नामदो का नाम लेगी, लेकिन जाह्यून ने कहा, मैं तुम्हें उससे नहीं मिलवा सकती। युनजंग के लिए यह शौक था, क्योंकि उसे पता था नामदो गायब है। वह हर रात रोती थी। सुबह आईने में खुद से कहती, अगर मैं जाहुन के पास रहूं और मेरा भाई अब भी ना लौटे तो मैं जाहुन को खुद मार डालूंगी। अब युनजंग खतरनाक बदले की प्लानिंग कर रही थी। इसी बीच एक आदमी अपना चेहरा धो रहा था। उसके हाथों पर खून के निशान थे। दरवाजे के बाहर खड़े एक छोटे बच्चे ने यह सब देख लिया। उसने कागज पर सब लिखा और जीहुएन को दे दिया। पुलिस ने उस आदमी को तुरंत पकड़ लिया। जीह्यून उसकी ओर देखता रहा, मन में कसम खाई, मैं अपनी बहन का बदला जरूर लूंगा। असल में वही आदमी जीह्यून की बहन सीरान का पियानो टीचर था। रिपोर्ट करने वाला खुद उसका भाई जीहुआन था, लेकिन सबूतों की कमी के चलते वह आदमी रिहा कर दिया गया। पड़ोसी भी हैरान थे, उस लड़की के साथ इतना अन्याय क्यों? जीह्यून की माँ ने उस आदमी से गुहार लगाई, मेरी बेटी लौटा दो, पर वह शैतान कुछ नहीं बोला। सालों बाद जीहुएन बड़ा होकर वापस उसी मोहल्ले में लौटा। वह जानना चाहता था आखिर उसकी बहन के साथ वह सब हुआ क्यों। एक दिन उसकी माँ का कॉल आया।
आया। वह बोली, मैंने सेरन को देखा है, वह सड़क पर थी, जल्दी आओ। वह भागा तो देखा उसकी माँ नंगे पैर सड़क पर घुटनों के बल बैठी है। जीह्यून ने उनके गिरे हुए जूते उठाए और उनके पैरों में पहनाए, लेकिन माँ ने उसी पल उसे दोष देना शुरू कर दिया। पूरा दृश्य जीह्यून के दिल को तोड़ गया। वह बार बार माफी मांगता रहा। माँ की हालत अब पहले जैसी नहीं थी। सेरन के जाने के बाद वह मानसिक रूप से टूट चुकी थी। जीह्यून अब सिर्फ ग्लूट और दर्द में जी रहा था। उस रात जाह्यून डिनर बना रही थी जीह्यून के लिए। शोर सुनकर जीहुआन पास वाले घर से बाहर आया। रसोई जो हमेशा खामोश रहती थी अब एकदम जिंदा लग रही थी। जाह्यून को उसे खाते हुए देखकर दिल के अंदर एक टीस उठी। जीह्यून ने भी महसूस किया कि उसके अंदर कुछ बदल रहा है। उस दिन देखी हुई हर चीज उसके दिमाग में घूम रही थी। वह बोला कि वह ठीक है, पर जाह्यून की आंखों में आंसू आ गए, और क्योंकि दोनों के बीच अब भी टेलीपैथिक कनेक्शन था, तो जब वह दुखी होती जीह्यून सब महसूस करता। इस बार जीह्यून खुद भी रो पड़ा। वह किसी हार्ट ब्रेक की वजह से नहीं, बल्कि उस अनकही भावना से टूट रहा था। जब जाह्यून घर लौटी उसे लगा कोई उसका पीछा कर रहा है। वह तेज चलने लगी। पीछे वाला साया और पास आता गया। उसने जेब से एक पेन निकाला और बचाव के लिए तैयार हो गई। दूर से उसकी माँ यह सब देख रही थी, और जब बेटी सुरक्षित घर पहुंची तो उसने चैन की सांस ली। तभी यूनजंग ने गुस्से में आकर जाह्यून की माँ से पूछा, तुम्हारी बेटी क्या कर रही है? जाह्यून की माँ बोली, तुम मेरी बेटी का पीछा क्यों कर रही हो? अब यूनजंग ने भी सब सच उगल दिया। मुझे पता है तुम लोगों ने मेरे भाई को मारा है। वह अब और छिपने के मूड में नहीं थी। दोनों के बीच जबरदस्त झगड़ा शुरू हो गया। तभी जाह्यून की दादी भी वहाँ पहुँच गई। यूनजंग और भी उग्र हो गई। वह जाह्यून से आमने सामने भिड़ने को तैयार थी, लेकिन यह बूढ़ी औरत हार मानने वाली नहीं थी। वह चिल्लाई, अगर तू जिद करती रही तो तुझे भी मार दूंगी। घर लौटने के बाद जाह्यून को एक अजीब सा मैसेज मिला। उसने कांपते हाथों से मैसेज खोला तो उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया। मैसेज भेजने वाला कोई और नहीं, नामदो था। उसने लिखा था, मैं हर दिन तुम्हें चुपके से देखता हूँ, और ये भी लिखा, अब मैं तुम्हारे दोस्तों से भी मिलने आऊंगा। असल में नामदो उस रात मरा नहीं था। वह फ्रिज से निकलकर भाग निकला था और फिर एक अस्पताल में इलाज करवाया। अब हर दिन वह जाह्यून को मैसेज भेजता था, कहता, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ और जो कुछ तुमने मेरे साथ किया मैं तुम्हें माफ करता हूँ। इसी बीच यूनजंग भी जाह्यून के पास पहुंची। जाह्यून उसे तुरंत पहचान गई। वो नामदो की बहन थी। यूनजंग बोली, मेरे भाई के गायब होने के बाद मैं हर दिन बेचैन रहती हूँ, कृपया मेरी मदद करो उसे ढूंढने में। थोड़ी देर बाद नामदो खुद उस दुकान पर आया जहाँ जाह्यून काम करती थी, लेकिन जाह्यून ने उसे नहीं पहचाना। वह बोला, दुकान अभी नहीं खुली है, बाहर जाइए। नामदो ने बाहर जाने के बजाय अजीब अजीब बातें करनी शुरू कर दी। वह बोला, इस दुकान से मेरा एक रिश्ता है और मेरी गर्लफ्रेंड तो सड़क के उस पार रहती है, शायद मैं यहाँ का रेगुलर कस्टमर बन जाऊँ। यह कहकर नामदो वहाँ से चला गया। जीह्यून को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जीह्यून को शक हुआ। उसने उसे कॉल किया और चेतावनी दी, उस छोटी गली में मत जाना। पर नामदो तो पहले से वहीं इंतजार कर रहा था और उसके साथ जबरदस्ती करने लगा और बोला, तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया। तभी जीह्यून वहाँ आता है और उसे बचा लेता है। अगले सीन में खबर आई कि जाह्यून पर किसी ने हमला किया है। जीह्यून घबरा गए और दौड़कर दुकान पहुंची। वहाँ पहुंचकर उसने देखा वो बिल्कुल ठीक बैठा है। फिर भी उसने जोर देकर कहा, उठो मैं चेक कर लूं। उसने पूछा, कहीं तुम घायल तो नहीं? जाह्यून को लगा कि ये कोई साधारण एक्सीडेंट नहीं था। वह अपने विचारों में खो गई, इतना कि जीह्यून की बातें सुन भी नहीं रही थी। उसका ध्यान खींचने के लिए जीह्यून उसके करीब गया। वह ध्यान से उसे देख रही थी, जो अब भी गहरी सोच में था। अचानक जीह्यून ने उसका सिर हल्के से पीछे धकेला और तभी एक तेज आवाज हुई। सामने वाली दीवार पूरी तरह टूट चुकी थी। रेस्तरां का आधा हिस्सा मलबे में बदल गया था। उस हादसे के बाद वो ड्राइवर जो कार चला रहा था अक्सर जाह्यून की दुकान के बाहर खड़ा होकर झांकता रहता। एक दिन जब जाह्यून कूड़ा फेंकने बाहर आई तो उसने उसी आदमी को पकड़ लिया। वह बहुत घबराया हुआ था। जाह्यून ने उसे दुकान के अंदर बुलाया। वह बोला, बैठो, चाय पीते हैं, बात करो। थोड़ी देर में वह आदमी कांपने लगा और जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। कृपया मुझे माफ कर दो, पुलिस मत बुलाना। फिर उसने सारा सच उगल दिया। असल में नामदो उस रात मर नहीं गया था। वह सड़क पार करते हुए उसी ड्राइवर की कार से टकराया था। ड्राइवर उसका बैग लेकर भागने वाला था, लेकिन तभी नामदो होश में आ गया और उसने उसी आदमी को धमकाया, जाह्यून से बदला ले, अगर नहीं लिया तो मैं तेरा वीडियो पुलिस को दूंगा। नामदो के पास उसका एक्सीडेंट वीडियो था और वह उसे ब्लैकमेल कर रहा था। वह बोला था, जो कुछ मैं कर रहा हूँ वो जाह्यून के लिए है, क्योंकि उस रात उसने सब बर्बाद कर दिया। वो मुझसे नहीं, जीह्यून से प्यार करने लगी। यही नफरत अब उसके अंदर जड़ बन चुकी थी। एक दिन जब जाह्यून की माँ दुकान साफ कर रही थी तो एक अजनबी अंदर आया। वह बोला, यहाँ कोई हादसा हुआ था क्या? कोई घायल या मरा है क्या? माँ को अजीब
अजीब लगा और तभी नामदो फिर बाहर निकल आया। माँ उसे देखते ही ठिठक गई। वह वही चेहरा था जिसे उन्होंने फ्रिज में लपेटा था। उसने उसे पास के रेस्टोरेंट में बुलाया और बोली, मेरी बेटी को छोड़ दो, उसे और परेशान मत करो। नामदो ने मुस्कुराते हुए कहा, और जिसने मुझे फ्रिज में डाला था वो तुम नहीं थी? माँ ने बिना हिचकिचाए कहा, हाँ मैं ही थी। उसने पास रखा हथौड़ा उठाया अपनी बेटी की रक्षा के लिए। नामदो ने भी कुछ छिपाया नहीं। तीनों, माँ, दादी और नामदो ने एक साथ अपने हथियार उठा लिए। उसी वक्त जाह्यून वहाँ पहुँच गया। उसने सब देख लिया और सीधे पूछा, क्या तुमने ड्राइवर को मुझ पर हमला करने के लिए भेजा था? नामदो शांत था, चेहरे पर हल्की मुस्कान। वह बोला, अगर तुम लोगों ने पुलिस में रिपोर्ट की तो तुम्हारा पूरा परिवार मेरे साथ जेल जाएगा। जाह्यून और उसकी माँ को अचानक याद आया, सड़क का कैमरा किसी ने तोड़ा था। अब उन्हें सब समझ आ गया। जाह्यून ने तय किया कि अब सब कुछ पुलिस को बताएगी। जब वह स्टेशन जा रही थी तो ड्राइवर ने यह देखा। उसे लगा कि जाह्यून उसे फंसाने जा रही है। वह गाड़ी रोककर बोला, तुमने वादा किया था कि पुलिस में नहीं जाओगी, फिर अब क्यों? जाह्यून को पता ही नहीं था कि वह किस बात की बात कर रहा है। उसी की जबान फिसली और उसने खुद बता दिया कि उस हादसे में नामदो भी शामिल था। जाह्यून ने सख्ती से पूछा, सच क्या है? और ड्राइवर ने सब मान लिया। उसी वक्त जीह्यून भी दुकान से निकल पड़ा क्योंकि उसने फिर से जाह्यून की भावनाएं महसूस की थी। वह भागकर पहुंचा, लेकिन जाह्यून ने उसे ठंडी नजरों से देखा। वह अब दूरी बनाए रखना चाहती थी। शाम को जीह्यून फिर उससे मिलने आया। वह बोला, कुछ हुआ है ना? तुम अजीब बर्ताव क्यों कर रही हो? जाह्यून ने कहा, हमारा रिश्ता यहीं खत्म हो गया। जीह्यून सन्न रह गया। उसने वजह पूछी पर उसने जवाब नहीं दिया। असल में जाह्यून अब सच्चाई जान चुकी थी एंड वह नहीं चाहती थी कि जीह्यून फिर किसी मुसीबत में फंसे। वह उसी कंपनी पहुंची जहां वो और नामदो पहले काम करते थे। वहां उसने नामदो का रिज्यूमे देखा और तभी फोन बजा। सामने नामदो खड़ा था, लेकिन इस बार वह नहीं डरी। वह बोली, मैं पुलिस के सामने सब कन्फेस करने जा रही हूँ, तुम चलोगे मेरे साथ? दोनों पुलिस स्टेशन की तरफ चले। रास्ते में यूनजुंग का कॉल आया। उसे जाह्यून से मैसेज मिला था। जैसे ही जाह्यून दुकान वापस लौटी, नामदो पीछे पीछे आ गया। यूनजंग ने अपने भाई को देखा जिसे वो इतने सालों से ढूंढ रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी, बस गुस्सा। उसने छुरी उठाई और भाई की ओर दौड़ी। वह उसे उसी वक्त खत्म कर देना चाहती थी, पर ताकत में फर्क था। नामदो ने उसे धक्का देकर गिरा दिया। वह यूनजुंग पर हाथ उठाने ही वाला था कि जाह्यून बीच में आ गई। दोनों के बीच भयंकर झगड़ा शुरू हो गया। आवाज इतनी तेज थी कि सामने जीहुएन की दुकान तक पहुंच गई। माँ और दादी ने लकड़ी के डंडे उठाए और दौड़ पड़ी। अब हम अपनी बेटी का हिसाब लेंगे। पूरा स्टोर युद्ध का मैदान बन गया। तभी एक पुलिस कार वहां आकर रुकी। जैसे ही पुलिस अंदर आई, सभी रुक गए। नामदो ने तुरंत पुलिस वुमन से कहा, इस औरत ने यूनजंग ने मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन बाकी सबने मना कर दिया। अगले सीन में जाह्यून ने यूनजंग से धीरे से पूछा, अगर नमदो तुम्हारा भाई है तो तुम उसे मारना क्यों चाहती थी? यूनजंग ने लंबी सांस ली, फिर बोली, क्योंकि कभी मेरी भी एक छोटी बहन थी। कुछ समय पहले वो बहन नामदो को डेट करने लगी थी, लेकिन वो रिश्ता जहर बन गया। एक दिन उसकी बहन ने मैसेज भेजा, मैं थोड़ी हवा लेने बाहर जा रही हूँ, फिक्र मत करना। फिर यूनजंग थाने पहुंची, रिपोर्ट दर्ज करवाई। उसी वक्त नामदो भी वहाँ पहुंचा और खुद को बेगुनाह बताने लगा। वो बहुत चालाक था। उसने यूनजंग से कहा, तुम्हारी बहन अब कभी नहीं लौटेगी, उसे भूल जाओ, और बस में बैठकर चला गया। यूनजंग ने फिर कभी उसे नहीं देखा जब तक उसने टीवी पर एक मिसिंग गर्ल की लाश नहीं देखी। पुलिस ने पुष्टि कर दी, मृत लड़की यूनजंग की बहन थी। उस रात जाह्यून घर से बाहर निकली। वह अपनी माँ द्वारा तोड़ा गया शीशा साफ करने ही जा रही थी कि सामने से जीहुएन आ गया। वह बोली, हमारा रिश्ता अब खत्म हो चुका है और कृपया मेरी जिंदगी में अब दखल मत देना। उसने यह भी कहा कि वह कल ही रिजाइन दे देगी। जीह्यून गुस्से में बोला, तुम इतनी देर से घर क्यों लौटी? उसकी चिंता अक्सर जाह्यून को बेचैन कर देती थी। उसे हमेशा असुरक्षा महसूस होती थी। वह बोली, मैं घर कब आती हूँ या कहाँ जाती हूँ, इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? लेकिन उसे नहीं पता था, उसकी हर भावना जीहुआन महसूस कर सकता था। फिर भी वह एक संयमी इंसान था। उसने बस इतना कहा, जब तुम देर से लौटती हो तो मुझे शर्मिंदगी होती है। जाह्यून उसकी बातों से बिल्कुल उलझ गई। उसने सीधे पूछा, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? जवाब अधूरा था, बट इतना काफी था कि दोबारा बुझ चुकी लौ फिर से जल उठे। जाह्यून ने वादा किया, मैं अब कभी गायब नहीं होंगी। अगले दिन नामदो की सच्चाई जानने के लिए जाह्यून फिर जीह्यून के पास गई। उसने उसे नामदो के पुराने दोस्त का अकाउंट दिखाया। जीह्यून को शक था कि नामदो उसी मोहल्ले में रहता था, क्योंकि नामदो ने जाह्यून से कहा था, हमारी पहली मुलाकात कंपनी में नहीं हुई थी। अब जीह्यून को धीरे धीरे समझ आने लगा, नामदो असल में कौन है। वह जाह्यून को अपने घर ले गया, कहते हुए, मुझे कुछ ढूंढना है। संयोग से जीह्यून की बहन सैरान का कमरा खुला हुआ था। जाह्यून अंदर चली गई। मेज पर रखी एक तस्वीर ने उसे रोक लिया। वह खुद उस फोटो में थी और उसके बगल में खड़ी लड़की थी सैरान। उसी पल जाह्यून की यादें झटके से लौट आईं। वह वक्त जब वह अकेली थी और सैरान उसकी इकलौती दोस्त थी। लेकिन जैसे ही
उसने अतीत याद करने की कोशिश की, उसका सिर दर्द से फटने लगा। उसी वक्त जीह्यून कमरे में आया। उसने देखा कि जाह्यून उसी फोटो को घूर रही है। उसने पूछा, क्या तुम सैरान को जानती हो? जाह्यून कुछ कह पाती, इससे पहले उसका फोन बज उठा। एक मैसेज आया था। जीह्यून ने उसे तुरंत दुकान तक छोड़ा और खुद कहीं चला गया। जाह्यून अब अकेली थी। उसका दिमाग मानो सालों पुरानी परछाइयों में उतर गया। हर धुंधली याद अब साफा दिखने लगी। वह लड़का जिसने अपने पिता की शिकायत की थी, वह और कोई नहीं, पुलिस ऑफिसर कांगहो था। जो लड़का उन्हें सताया करता था, वह था नामदो, और जिसने दोनों की रक्षा की थी, वह था जिहुआन। यह सब याद आते ही जाहुआन घबरा गई। उसे याद आया कि जीह्यून का चेहरा कैसा बदल गया था जब उसने मैसेज देखा था। उसे समझ आ गया वह कुछ करने जा रहा है। वह तुरंत दुकान से बाहर भागी। इसी बीच जीह्यून अपने दो पुराने दोस्तों से मिला। असल में जो मैसेज उसे मिला था, वह नामदो ने भेजा था। उसने लिखा था, मैंने उस आदमी को देखा था जिसने सैरान को उठाया था, लेकिन अब जीहुएन और नामदो के बीच बहुत कुछ बिगड़ चुका था, इसलिए सच्चाई पाना आसान नहीं था। दोनों के बीच फिर लड़ाई शुरू हो गई। दोस्तों ने रोकने की कोशिश की, पर कोई नहीं रुका। तभी जाह्यून भी वहां पहुंच गई और सब सुन लिया। नामदो बोला, हाँ जाह्यून, तू भी सुन ले। और तभी जाह्यून की आंखों में उन चारों की बचपन की तस्वीरें चमक उठी। वह समय जब मासूम खेल के बीच एक जिंदगी तबाह हो गई थी, क्योंकि खेलते खेलते जीहुएन अपनी बहन खो बैठा था। उस दिन के बाद से जीह्यून यही सोचता रहा, अगर मैं कोशिश करता रहूं तो शायद इस दर्द को भूल जाऊं, पर जिंदगी किसी की सोच नहीं मानती। सायरान के गायब होने के बाद जीह्यून का परिवार बिखर गया। उसका पिता पागलों की तरह हर जगह उसे ढूंढता रहा। जीह्यून उसे रोकना चाहता था, कहता, पापा अब वापस चलिए, पर पिता नहीं रुके। कुछ ही हफ्तों बाद पुलिस ने जीह्यून को बुलाया और उसके पिता का बटुआ लौटाया। उन्होंने कहा, आपके पिता लापता हैं, कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई पता नहीं। धीरे धीरे उसकी माँ भी टूट गई। सायरान की गुमशुदगी ने उस घर की रोशनी बुझा दी थी। कई सालों बाद जीह्यून को फिर एक मैसेज मिला, नामदो का। उसने कहा, मैंने उस आदमी को देखा था जिसने तुम्हारी बहन को उठाया था। जीह्यून उससे मिलने गया, पर बात करते करते दोनों फिर भिड़ गए। उसके बाद जीह्यून उस संदिग्ध के पास पहुंचा जो कहता था कि उसे सैरान के बारे में सब पता है। वह आदमी बोला, उस दिन उसकी टांग घायल थी, इसलिए वह घर नहीं लौटी। वह यूनचैंग था, सैरान का म्यूजिक टीचर। वह बोला, मुझे अफसोस है, मैंने देखा कि उसे मदद चाहिए थी, लेकिन मैं डर कर चला गया। जीह्यून वहाँ से लौटते वक्त नामदो को कॉल करता है, पर इस बार कॉल किसी और ने उठाया। नामदो ने फोन उस रहस्यमय आदमी को दे दिया। स्पीकर ऑन हुआ। जीह्यून ने पूछा, तुमने कहा था तुमने मेरी बहन को जाते देखा था, अब क्या कह रहे हो? नामदो डर से कांप रहा था। वह बोला, मैंने कुछ नहीं देखा। उसकी आंखें साफ कह रही थी, वह झूठ बोल रहा है और उस रहस्यमय आदमी से डर रहा है। तभी उसने जीह्यून से पूछा, तुम्हारे पिता कैसे हैं, जिंदा है ना? जीह्यून वहीं रुक गया, क्योंकि उसके पिता तो सालों पहले गायब हो चुके थे। अब यह साफ था, नामदो सच जानता था, पर वह कुछ कह पाता इससे पहले उस रहस्यमय आदमी ने फोन छीन लिया और कॉल काट दी। जीह्यून ने अपने पिता की तस्वीर उठाई और टूटकर रो पड़ा। सड़क के दूसरी ओर जाह्यून अचानक ठिठक गई। उसे जीह्यून का दर्द महसूस हुआ। उसका भी दिल कसक उठा और बिना वजह उसके आंसू बह निकले। वह भागकर उसकी दुकान पहुंची, कहते हुए, मुझे नहीं पता क्यों, पर मेरा दिल बहुत भारी लग रहा है। जीह्यून ने उसकी ओर देखा और अगले ही पल दोनों ने एक दूसरे को कसकर थाम लिया। उनके होंठ मिले, एक मौन पर सच्चा किस। वो पल बहुत खूबसूरत था। दोनों की सांसें थम गईं और पहली बार दोनों को लगा कि दर्द के बाद भी प्यार जिंदा है। फिर जीहुएन ने माफी मांगी, पर जाह्यून मुस्कुराई और बोली, अगर माफी मांगनी ही है तो अपनी किसिंग टेक्निक के लिए मांगो, वो तो परफेक्ट थी। उसी वक्त मिंजे दुकान में आ गया। तीनों एक पल को जमे रह गए, जैसे हवा ही थम गई हो। मिंजाए के चेहरे पर भी वही झेंपी हुई मुस्कान थी, जैसे वो भी गायब हो जाना चाहता हो। रात को जाहुएन घर लौटी तो उसका मन अब भी उस पल में अटका था। वो मुस्कुराए जा रही थी, जैसे कोई बच्चा सपना देख रहा हो। सुबह जब वह माँ और दादी के साथ नाश्ता करने बैठी तो चेहरा अब भी दमक रहा था। माँ ने पूछा, क्यों इतनी खुश लग रही हो? वह घबरा गई और बोली, कुछ नहीं, बस एक सपना देखा था। माँ ने गंभीर होकर कहा, अगर वो सपना जीहुएन से जुड़ा है तो याद रखो वो रिश्ता मुमकिन नहीं है। जाह्यून ने चौंक कर पूछा, क्यों नहीं माँ? माँ बस बोली, उसका परिवार शरीफ नहीं है। जाह्यून ऊपर चली गई, पर माँ जैसे खाली निगाहों से शून्य में देखती रह गई। स्पष्ट था वह कुछ छिपा रही थी। उसी शाम जाह्यून ने जीह्यून से मिलने का फैसला किया। वह आईने के सामने खड़ी हुई, कपड़े बदले, बाल संवारे और मुस्कान के पीछे छिपे डर को ढका। वह दुकान पहुंची, पर जीह्यून ने बस हल्की सी नजर उठाई और बोला, वेलकम कस्टमर, बस इतना कहा और फिर अपने काम में लग गया। उसे अपना फोन नहीं मिला तो बोला, क्या तुम मेरे नंबर पर कॉल कर सकती हो? जैसे ही उसने किया, स्क्रीन पर नाम चमका, हॉटपॉट रेस्टोरेंट। वह स्तब्ध रह गई। वो तो उसका नाम था, पर किसी जगह की तरह लिखा हुआ। उस पल उसे लगा जैसे दिल किसी ने जोर से मरोड़ दिया हो। कुछ देर बाद युनजुंग और जी
जाह्यून अपने पालतू कुत्ते का नाम सोच रहे थे। दूर खड़ी जाह्यून ने मुस्कुराते हुए कहा, हंडॉग रखो ना। जीह्यून ने पलटकर देखा और एक पल को उसकी सांसें थम गईं। वह कुछ समझ नहीं पा रहा था जब तक जाह्यून ने धीरे से नहीं कहा, मैंने तुम्हारा इजहार ठुकराया था। तभी जीह्यून ने सब कुछ कह दिया। जब से मेरी बहन और पिता गुम हुए, मैंने कभी खुश रहने की उम्मीद ही छोड़ दी थी, लेकिन जब तुम मेरी जिंदगी में आई, सब कुछ बदल गया। तुम मेरे अंधेरे जीवन की एकमात्र रोशनी हो। उसने कहा, अब से मैं अपनी सारी नकारात्मक भावनाएं छिपाऊंगा और कोशिश करूंगा कि खुश रहना सीखूं। जाह्यून के चेहरे पर बच्चे जैसी मुस्कान फैल गई। वह सचमुच खुश थी, जैसे उसकी जिंदगी पूरी हो गई हो। अगली सुबह जीह्यून को नामदो का फोन आया। वह सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचा। असल में उस रात नामदो जब उस रहस्यमय आदमी से मिला था, तो उसने जानबूझकर अपना फोन गलियों में गिरा दिया था ताकि पुलिस उसे ट्रैक न कर सके, क्योंकि नामदो के घर से फॉरेंसिक टीम को एक लड़की की लाश मिली थी। जीह्यून ने ऑफिसर कांगहो से कहा, नामदो मेरा पुराना क्लासमेट है, अगर कुछ भी हो तो मुझे बताना। अगले सीन में सायरान के गायब होने के बाद से वह हर रात बुरे सपने देखती थी। कभी अकेली सुनसान गलियों में चलती, स्ट्रीट लाइट की रोशनी के नीचे एक लाल गेट तक पहुंच जाती। उसी रात जाह्यून जब अकेली घर लौट रही थी, तो अचानक उसे वही जगह दिखी, वही लाल गेट जो हर रात उसके सपनों में आता था। नामदो ने कभी कहा था, हम पहली बार इसी गली में मिले थे, और अब वही दृश्य उसके दिमाग में लौट आया। 10 साल पुरानी तस्वीर साफ हो गई। नामदो उसे उस लाल गेट तक लाया था। उसके बाद क्या हुआ, वह अब भी याद नहीं कर पा रही थी। अब सच्चाई जानने के लिए जाह्यून हर सुबह दौड़ने निकलती। वह हर गली कोने को लाल पेन से मार्क करती ताकि उस गेट तक पहुंच सके। थोड़ी देर में कांगहो और जीह्यून दोनों एक रेस्तरां पहुंचे। वहां नेबरहुड पेट्रोल ऑफिसर भी मौजूद थी। पुलिस जांच में पता चला कि सायरान की गुमशुदगी के मामले में यून चांग म्यूजिक टीचर निर्दोष था। 2 सबूत मिले थे। पहला, उसके बेटे ने देखा था कि वह खून से सने कपड़े धो रहा था। दूसरा, वही आखिरी शख्स था जिसने सैरान को जिंदा देखा था, इसलिए पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। उसकी अरेस्ट के बाद उसका पियानो स्कूल बंद हो गया। वह एक टीचर से बार परफॉर्मर बन गया। शर्म और बेबसी से भरा हुआ आदमी। असल में उसके कपड़ों पर लगा खून बार में हुई एक लड़ाई का था। जाह्यून ने पूछा, अगर उस साल सबूत था कि वो निर्दोष है, तो किसी ने साफ साफ बताया क्यों नहीं? पेट्रोल ऑफिसर ने एक हैरान कर देने वाली बात कही, चीफ खुद कातिल था। उसने सबूत नष्ट किए ताकि इयुन चांग को दोषी ठहराया जा सके। यह सुनकर कांगहो का चेहरा लाल पड़ गया। वह अचानक उठ खड़ा हुआ और गुस्से में रेस्तरां से बाहर निकल गया, क्योंकि कांगहो इयुन चांग का बेटा था। उसी ने बचपन में अपने पिता के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई थी। अब उसे महसूस हुआ कि उसने ही अपने बाप की जिंदगी बर्बाद कर दी। वह चीफ को मारने निकल पड़ा, पर जीह्यून ने उसे रोक लिया। अगर सच में अपने पिता से प्यार करता है तो उनसे माफी मांग, बदला नहीं ले। कांगहो के चेहरे पर आंसू थे। वह चुपचाप चला गया। इसी बीच जाह्यून लाइब्रेरी में अपनी ट्रांसलेशन की नौकरी कर रही थी। उसने जीह्यून को एक प्यारा मैसेज भेजा, मैं ठीक हूँ, फिक्र मत करना। लेकिन जैसे ही वह निकलने लगी, नामदो वहाँ आ गया। जाह्यून ने पूछा, उस दिन तुम जिस रहस्यमय आदमी से मिले थे, वो कौन था? नामदो भड़क गया। उसे लगा वह यह सब जीह्यून के लिए कर रही है। थोड़ी देर बाद वह शांत हुआ और ठंडी मुस्कान के साथ बोला, तुम कभी जीह्यून से शादी नहीं कर सकती, क्योंकि एक वजह है। यह कहकर वह चला गया और जाह्यून हैरान रह गई। थोड़ी देर बाद जीह्यून वहाँ पहुंचा। वह बार बार माफी मांग रहा था। इस सब में तुम फंस गई, ये मेरी गलती है। जाह्यून ने कहा, नहीं, मैं बस उस लाल गेट को ढूंढ रही हूँ जो 20 साल से मेरे सपनों में आता है। नामदो ने कहा था, मैं सैरान को आखिरी बार देखा था। शायद जाहुएन ने भी उस आखिरी पल की झलक देखी थी। जीह्यून ने उसके गले पर जख्म देखा और बेकाबू हो गया। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम नामदो से मिलने क्यों गई? वह बोला, मैं नहीं चाहता कि तुम भी किसी खतरे में पड़ो। फिर उसने उसके बालों पर हाथ फेरा। गले का निशान देखकर उसका दिल जैसे टूट गया। जाह्यून ने उसकी ओर देखा, प्यार से, शांति से। उस रात दोनों हाथों में हाथ डाले सड़क पर चल रहे थे, जैसे सारी चिंताएं हवा में घुल गई हों। पर अचानक जाह्यून को नामदो की बात याद आई, तुम कभी जीहुएन के साथ नहीं रह सकती, क्योंकि इसके पीछे एक कारण है। फिर भी उस पल दोनों निडर थे, क्योंकि प्यार हमेशा डर से बड़ा होता है। यहाँ तक कि जब दोनों शॉपिंग करने गए, सेल्स क्लर्क ने जाह्यून को वाइन पेश की, तो जीहुएन ने तुरंत बीच में आकर रोक दिया। वह बहुत प्रोटेक्टिव हो गया था। सेल्स क्लर्क ने हंसकर कहा, आपको तो इंग्रेडिएंट्स तक नहीं पता। पर जीह्यून मुस्कुराया और बोला, बस इतना जानता हूँ कि उसे क्या पसंद नहीं। यह सुनकर जाह्यून का दिल पिघल गया। बाद में जब जीह्यून अपने होम टाउन गया अपनी माँ का जन्मदिन मनाने, तो जाह्यून भी चुपचाप पीछे पीछे चली गई। पेड़ों के नीचे खड़े फूलों की पंखुड़ियां उन पर गिर रही थी। जाह्यून ने एक फूल उठाया और जीह्यून को दिया। जल्द ही मैं तुम्हें बर्थडे गिफ्ट दूंगी। जीह्यून ने मुस्कुराते हुए उसके माथे पर हल्का सा किस किया, पर दूर खड़ा नामदो यह सब देख रहा था, चेहरे पर गुस्से की लकीरें। वह कुछ बड़ा प्लान कर रहा था। जब जीह्यून दुकान वापस लौटा, नामदो पहले से वहाँ था। वह बोला, आज तुम्हारे जन्मदिन पर मैं तुम्हें सबसे बड़ा तोहफा
तोहफा दूंगा। फिर दोनों पास के कचरा डंप की ओर चले। उसी समय जाह्यून घर पर थी, अपनी दौड़ की मैपिंग दोहरा रही थी। वही लाल गेट बार बार दिमाग में घूम रहा था। वह बोली, जी ह्यून, आज मैं भी तुम्हें बर्थडे गिफ्ट दूंगी, और घर से बाहर भागी। वहाँ नामदो ने अपनी जेब से एक पुराना गेम कंसोल निकाला। वह बोला, याद है ये? मेरे पास इसे खरीदने के पैसे नहीं थे। एक आदमी ने कहा, अगर मैं उसकी एक मदद कर दूं तो वो मुझे ये दिला देगा। वह मदद थी जी ह्यून की बहन सैरान को बहला फुसला कर लाना। उस दिन सैरान की टांग में चोट थी। नामदो बोला, मेरे घर पर दवा है, चलो लगाते हैं। वह उसके साथ लाल गेट के अंदर चली गई। जैसे ही वह अंदर पहुंची, नामदो भाग खड़ा हुआ। यह सब सुनकर जी हुआन ने नामदो पर टूट पड़ा। पर नामदो बोला, रुको, जाह्यून भी जानती है किसने सैरान को ले गया था। जानना चाहते हो कैसे? उसने कहा, उस दिन जब मैंने बैटरीज लेने के लिए जाह्यून को बुलाया, वो भी उस गेट तक आई थी। वह बोला, मैंने उसे भी ट्रिक किया था। उधर जाह्यून आखिरकार उस लाल गेट तक पहुंची। उसने पुराने पेंट के निशान छुए, गहरी सांस ली और धीरे धीरे गेट खोला। अंदर कोर्टयार्ड था और उसके बीच में एक जर्जर बेसमेंट डोर। उसने मोबाइल की लाइट जलाई और सीढ़ियां उतर गई। भीतर का दरवाजा खोला और आंखों के सामने सालों पुरानी यादों का तूफान फूट पड़ा। वही बेसमेंट, वही डर, वही रोशनी। और तभी एक रहस्यमय आदमी पीछे से आया और उसकी आंखों पर हाथ रख दिया। जाह्यून कांप उठी। उसके शरीर में वही पुराना डर दौड़ गया। वह अतीत के सबसे दर्दनाक पल में लौट चुकी थी, जहां सच और साया एक साथ खड़े थे। असल में जाह्यून भी इस कहानी की एक पीड़िता थी। जब उसने बेसमेंट में वो सब देखा तो बिना कुछ सोचे समझे वहां से भाग निकली। जैसे ही वह बाहर निकली, घर के मालिक ने उसे देख लिया। वह दौड़ती हुई गली से बाहर आई और तभी उसकी आंखों के सामने वो दिन फिर से उभर आया। वही दिन जब वह और साइरान उस जगह से भागे थे, पर सैरान की टांग में चोट थी। वह पीछे रह गई। जाह्यून सड़क पर बैठ गई और फूट फूट कर रो पड़ी। गिल्ट ने उसे तोड़ दिया था। मैंने उसे छोड़ दिया, अपनी दोस्त को। उधर जीह्यून का गुस्सा उफान पर था। वह नामदो को मार डालना चाहता था। नामदो ने ठंडी नजर से पूछा, बताओ जीह्यून, अगर तुम्हारी बहन गायब हुई तो सिर्फ जाह्यून ही क्यों बच कर आई? जीह्यून ने चीख कर पूछा, कौन था वो? किसने सब किया? नामदो का चेहरा अचानक डर से सफेद पड़ गया, क्योंकि वह रहस्यमय आदमी जो इस सब के पीछे था, अब जीह्यून के ठीक पीछे खड़ा था। उसी पल जाह्यून को जीह्यून की बेचैनी महसूस हुई। उसने फौरन उसे कॉल किया और दौड़ती हुई उसकी दुकान की तरफ भागी। थोड़ी देर बाद जब जीह्यून को होश आया, नामदो वहां से गायब था। जाह्यून ने उसे देखा और बिना कुछ बोले उसे गले से लगा लिया। वह पल बिल्कुल वैसा ही था जैसा कल हुआ था, बस आज इल्जाम जीह्यून पर था। दोनों साथ दुकान लौटे, लेकिन दोनों के मन में हजार बातें थीं जो कह नहीं पाए। कुछ पल की खामोशी के बाद दोनों ने एक साथ कहा, कल बात करेंगे। जाह्यून कहना चाहती थी कि उसने भागते वक्त सैरान को छोड़ दिया था, पर हिम्मत नहीं हुई। घर के दरवाजे तक पहुंचकर उसने पीछे मुड़कर देखा, सामने जीह्यून खड़ा था। धीरे से बोली, माफ कर दो। जीह्यून समझ गया कुछ है जो वो छिपा रही है। वह दौड़ा पूछने के लिए, पर उसने बस मुस्कुराकर कहा, हैप्पी बर्थडे। अगले दिन जाह्यून ने आखिर सब बता दिया। जीह्यून तुरंत उस पुराने घर पहुंचा जहां सैरान और जाह्यून को नामदो ने फंसाया था। वह बेसमेंट में उतरा, टूटे फूटे फर्नीचर और धूल के बीच वह सुराग ढूंढने लगा। और तभी सालों पुरानी यादें बाढ़ की तरह लौट आईं। वो दिन जब जीह्यून और उसकी बहन सैरान बाजार से 2 बैग ब्रेड लाए थे। सैरान हंस रही थी क्योंकि जीह्यून के ब्रेड में प्राइस टिकट था। वह जिद करने लगी, भैया मेरा वाला बदल दो। तभी जीह्यून का दोस्त आया, चलो खेलते हैं। और जीह्यून भाग गया, अपनी बहन को अकेला छोड़कर। अब जीह्यून उस टिकट को देख पा रहा था जिसके लिए उसने बहन को रोता छोड़ा था। उसने घर के मालिक से पूछा, आप कब से यहाँ रह रहे हैं? आदमी बोला, लगभग 1 साल बाद से, जब वो लड़की गायब हुई। जीह्यून ने पूरी कहानी बताई। मालिक कुछ देर चुप रहा, फिर जैसे कुछ याद आने पर कांप उठा। जीह्यून के जाते ही उसने मेज पर रखा गिलास पटक दिया। स्पष्ट था, उसे डर था कि उसका राज खुल गया है। उसकी पत्नी कमरे से बाहर आई, वही जिसने कल जीह्यून को देखा था। उसकी आंखों में साजिश चमक रही थी। वह तुरंत उसके पीछे भागी, पर रास्ते में यूनजंग आ गई। उसने रोककर पूछा, कहाँ जा रही हो? जीह्यून से क्या काम है? औरत ने ठंडी नजर डाली, तुम्हें जवाब देने की कोई जरूरत नहीं। उसी रात जीह्यून ने अपनी माँ से कहा, मुझे सब याद आ गया है। माँ घबरा गई। उन्होंने तुरंत दादी को बुलाया। उसे सब कुछ याद आ गया है। जीह्यून ने दादी से पूछा, क्या आप मुझे कुछ बताना चाहती हैं? पर दादी चुप रही। शायद वो खुद भूल चुकी थी या भूलना चाहती थी। दूसरी तरफ वही रहस्यमय आदमी एक वेयरहाउस पहुंचा जहां नामदो बंधा हुआ था। असल में यही आदमी था जिसने नामदो को बरगलाया था, जिसने उसे सैरान के अपहरण में इस्तेमाल किया। अब नामदो ने सब कुछ जीह्यून को बता दिया था, इसलिए वह आदमी फ्यूरियस था। नामदो गिड़गिड़ाया, अगर तुम मुझे छोड़ दो मैं कभी वापस नहीं आऊंगा। पर उस आदमी ने ठंडी हंसी हंसी, तुम बहुत बोल चुके। और वो वेयरहाउस फिर सन्नाटे में डूब गया। सालों पुरानी बात अब पूरी खुल चुकी थी। उस दिन बेसमेंट में जब जीह्यून और सैरान ने एस्केप किया
लिया था तो दोनों ने कुर्सियां लगाकर खिड़की से बाहर निकलने की कोशिश की थी, पर सहरान की टांग घायल थी, वह धीमी थी। किडनैपर ने पीछा किया और उस अफरा तफरी में जाह्यून भागी। सेरन पीछे रह गई। जाह्यून ने खुद को कभी माफ नहीं किया। वह जीह्यून से कहती रही, मैं तुम्हारी बहन को पीछे छोड़ आई थी। जीह्यून ने बस कहा, अब सब ठीक है, पर दोनों की आंखों में आंसू रुक नहीं रहे थे। उसी समय 4 पुलिस अधिकारी जी हुआन की दुकान के सामने खड़े थे। वहाँ पड़ा पुराना फ्रिज अब सबका ध्यान खींच रहा था। उन्होंने फ्रिज उठाया और स्टेशन ले गए। सोचा था फेंक देंगे, पर खोला तो सब जम गए। अंदर एक लाश थी, नामदो की। पुलिस ने तुरंत जीह्यून की दुकान सील कर दी। पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। जीह्यून की माँ घबरा गई। उन्हें डर था कि कहीं उनकी बेटी कुछ गलत न कर बैठे। उन्होंने बार बार फोन किया, पर कोई जवाब नहीं। माँ और दादी दौड़कर दुकान पहुंची, पर वहाँ जो देखा वो शॉकिंग था। जीह्यून ने नामदो की मौत का जश्न मनाने की दावत रखी थी। शाम को यूनजुंग ने यह खबर अपनी बहन को सुनाई। वहीं दूसरी ओर जाह्यून घर लौटी और जीहुएन से अपने ब्रेकअप की याद सोचती रही। हर सांस में एक भारीपन था। जीह्यून को अभी दुख महसूस करने का मौका भी नहीं मिला था कि उसका फोन बजा। जाह्यून का मैसेज था, मुझे तुमसे कुछ कहना है। दोनों मिले। जीह्यून ने हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए पूछा, क्या लोगी पीने को? पर उसकी आंखों में कुछ अलग था, शांति और दर्द दोनों। वह बोला, तुम जानती हो, तुमसे मिलने से पहले मैं किसी चीज से नहीं डरता था, न मौत से न अकेलेपन से, सिर्फ अपनी बीमार माँ की चिंता थी। पर जब तुम आई तो लगा जैसे मैं फिर से जीने लगा हूँ। अब मैं किसी खुशी की उम्मीद नहीं करता, बस इतना चाहता हूँ कि तुम सुरक्षित रहो। वह बोला, मुझे नहीं चाहिए कि तुम मुझे देखो, क्योंकि तुम उस कहानी का हिस्सा हो जहाँ मेरी बहन खोई थी। जाह्यून रो पड़ी। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया, माफी और मोहब्बत एक साथ। और उसी पल जीह्यून की आंखों में फिर वही दृश्य लौट आया। सायरान पीछे मुड़कर कुछ कह रही थी, पर आवाज आज भी धुंधली थी। उधर पुलिस ने नामदो की लाश मिलने के बाद फिर से जांच शुरू की। चीफ का शक इस बार युनचांग पर गया। वही शिक्षक जो बरसों से बेगुनाही ढो रहा था। वह उसे ढूंढने कचरा डंप तक पहुंचा, पर वहाँ कैंग हो पहले से था और उसने चीफ को पकड़कर पीट दिया, क्योंकि उसी चीफ की वजह से उसके पिता की जिंदगी बर्बाद हुई थी। चीफ को पुलिस लेकर गई, चेहरा खून से सना, पर आंखों में शर्म नहीं। उसे घर भेजा गया, पर रास्ते में उसकी मुलाकात हुई जीह्यून से। चीफ उसे तुरंत पहचान गया। वही बच्चा जिसने बरसों पहले अपनी बहन की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई थी। तब उसने हंस दिया था। बच्चे क्या बातें करते हैं। आज वही बच्चा सामने खड़ा था, बड़ा होकर, सच्चाई लेकर। चीफ ने नजरें झुका ली। वक्त का पहिया पूरा घूम चुका था। जीह्यून ने धीरे और दृढ़ आवाज में कहा, फ्रिज में मिली उस लाश और मेरी बहन की मौत, दोनों के पीछे एक ही इंसान है। सब हैरान रह गए। असल में डायरेक्टर चीफ ने हमेशा कोशिश की थी कि सारा दोष युनचंग के सिर मढ़ दिया जाए, लेकिन उसके दिल में कोई ऐसा बोझ था जो वह बरसों से छिपाए बैठा था। एक रात चीफ शराब के नशे में दोस्तों संग बैठा था। अचानक उसे याद आया, वह रात जब किसी ने उसे पीटकर अधमरा छोड़ दिया था। अब सच्चाई सामने आई। वह आदमी और कोई नहीं, युनचैंग का बेटा कांगहो था। बचपन की उस घटना के बाद उसने अपना नाम बदल लिया था, और आयरन ये कि वह उसी चीफ का अधीनस्थ बन गया जिसने उसके पिता की जिंदगी बर्बाद की थी। अब मोहल्ले के लोग उसी पुराने रेस्तरां में जुटे थे, जिसका मालिक वही दंपति था जिनके घर के बेसमेंट में वो सब हुआ था। डिनर टेबल पर सब बस नामदो की लाश की बातें कर रहे थे। मालिक ने शक भरे लहजे में कहा, मुझे तो लगता है जीहुएन ही कातिल है। पड़ोस का पुलिस वाला भड़क गया, बकवास मत करो, पर चीफ ने वही मौका पकड़ लिया। वह बोला, फ्रिज तो जीहुएन के स्टोर के सामने से मिला था, और तीनों जाहुआन परिवार वाले हर रात अजीब वक्त पर बाहर निकलते हैं। पुलिस वाले ने गुस्से में चीफ पर ही बरस दिया, तुम्हारे जैसे लोगों ने ही इस केस को बिगाड़ा। आसपास के लोग भी बोल पड़े। जब जीहुएन की बहन गुम हुई थी तो सब पे शक किया गया था, बस लैंडलॉर्ड के पास अलबी था। इस पर लैंडलॉर्ड का चेहरा उतर गया। वह चुपचाप बैठा और शराब का घूंट भर लिया। रात को जब वह और उसकी पत्नी घर लौटे, पत्नी ने पूछा, सच बताओ उस रात क्या हुआ था? सब कहते हैं तुम उस वक्त यहाँ नहीं थे, पर मैं जानती हूँ तुम यहीं इसी मोहल्ले में थे। अब बता दो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। उसके पति ने चुप रहना चुना, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। अगले सीन में जीहुआन की माँ दोनों बैठी और बरसों पुरानी कहानी खुलने लगी। उस दिन जीहुएन की माँ जल्दी में थी, ऑन ऑफिस जाना था। उसने अपने बेटे के कमरे में कुछ पैसे रखे और एक चिट्ठी छोड़ी, शाम तक वापस आना। पर जब शाम हुई, जीह्यून घर नहीं लौटा। माँ भागती हुई पुलिस स्टेशन पहुंची, फिर गलियों में उसे ढूंढने निकली। उसी वक्त एक सुनसान गली में उसे जमीन पर कोई बेहोश पड़ी लड़की मिली, और उसके पास एक आदमी था जो उसे हिला हिलाकर जगा रहा था। वह लड़की थी जाह्यून, और वह आदमी शायद मदद करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी पीछे से एक और आदमी आया, हाथ में फावड़ा लिए। वह हमला करने ही वाला था कि पुलिस वहां आ पहुंची। लड़ाई छिड़ गई। काफी देर जद्दोजहद चली, और उसी अफरा तफरी में जीह्यून की माँ ने उस आदमी को मार डाला। बाद में जीहुएन को याद आया कि उसकी बहन सहरान ने उस दिन क्या कहा था। वहाँ सिर्फ एक आदमी
नहीं था। इस एक वाक्य ने सब कुछ हिला दिया। जाह्यून अब शांत थी। उसने अपनी माँ से कहा, मैं अकेली रहना चाहती हूँ, चिंता मत करना। उस रात लैंडलॉर्ड बेचैन था, घर के बाहर खड़ा था। जब उसने देखा सैरन दरवाजे पर थी, वह कांपते हुए मदद मांग रही थी। लेकिन लैंडलॉर्ड के दिमाग में अब भी वो भ्रम था, कभी हेलुसिनेशन, कभी पछतावा। दूसरी ओर जाह्यून अकेली घर लौट रही थी कि तभी वही आदमी सामने आया जिसने सालों पहले उसे किडनैप किया था। वह अब मोहल्ले का फिशमंगर बन चुका था। जाह्यून उसे पहचान नहीं पाई क्योंकि बचपन की यादें मिट चुकी थी। वह मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें सब याद आ गया है ना? उनकी बातचीत सामान्य थी, पर उसके भीतर कुछ था जो बेचैन कर रहा था। वह आदमी जाने लगा, पर जाह्यून ने उसे रोका। क्या हम पहले मिले हैं? उसका चेहरा बदल गया, वह चौकन्ना हो गया। जाह्यून तुरंत भागी और जी-ह्यून को ढूंढा। मेरी माँ ने उसे मार डाला था, उसने हांफते हुए कहा। अगर मैं उस दिन बेहोश न होती तो माँ पुलिस बुला लेती, शायद तुम्हारी बहन बच जाती। वह रोती रही। जी-ह्यून कुछ बोल नहीं पाया। अगले दिन जी-ह्यून ने मिंजाई से कहा, मैं यह दुकान बेच रहा हूँ। वह बोला, अब यह मोहल्ला मुझे घृणा देता है, काश मैं यहाँ कभी लौटा ही न होता। उसी दिन जाह्यून की माँ भी उससे मिलने आई। वह सच बताना चाहती थी, पर जी-ह्यून बोला, अगर आप अपने मातृत्व को ढाल बना रही हैं तो मुझे कुछ सुनना नहीं। उसने मुंह फेर लिया। उधर कैंग हो चीफ से मिलने पहुंचा। वह जानना चाहता था, उस साल बेसमेंट की तलाशी किसने ली थी? चीफ ने हिचकिचाकर कहा, बहुत समय हो गया, याद नहीं। लेकिन ऑफिसर डोंगजो बेचैन था, उसे कुछ याद आ रहा था। वह सीधे रेस्टोरेंट गया और जोर जोर से शराब पीने लगा। उसका दोस्त, वही फिशमंगर, भी वही था। दोनों आमने सामने बैठे। तभी चीफ का फोन आया। उसने कहा, डोंगजो ही था जिसने उस दिन बेसमेंट की तलाशी ली थी। डोंगजो के हाथ कांपने लगे। उसे कुछ याद नहीं था, पर दिल में अपराध बोध उठने लगा। वह पागल की तरह बारिश में निकल पड़ा। फिशमंगर उसके पीछे दौड़ा, उसे कार में बैठाया। डोंगजो बड़बड़ाने लगा, मुझे लगता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हवा में अजीब सन्नाटा फैल गया। फिशमंगर की आंखों में डर था। वह बोला नहीं, बस जेब से रुमाल निकाला जिसमें कोई दवा लगी थी और डोंगजो के मुंह पर रख दिया। डोंगजो बेहोश हो गया। उसी वक्त लैंडलॉर्ड जी-ह्यून के पास पहुंचा। वह कांपते हुए बोला, मुझे सब याद आ गया है। उस दिन मैं बाहर गया था, घर लौटकर देखा सब बिखरा पड़ा था। तभी सड़क पर सैरान खड़ी थी, हाथ हिला रही थी, मुझसे मदद मांग रही थी। लेकिन मैं थका हुआ था और गुस्से में मैंने एक्सेलरेटर दबा दिया। वह पीछे रह गई। कुछ ही पलों बाद फिशमंगर ने उसे पकड़ लिया। जी-ह्यून का चेहरा पत्थर सा हो गया। वह बोला, तुम्हारी एक अना ने मेरी बहन की जान ले ली। लैंडलॉर्ड की आंखों से आंसू बहे, पर जी-ह्यून का दर्द उससे कहीं ज्यादा गहरा था। घर के मालिक ने जब जी-ह्यून को चुपचाप देखना खत्म किया तो उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसी वक्त जाह्यून ने भी उसका दर्द महसूस किया। उसने फोन उठाया, तुम ठीक हो ना? क्या हुआ? जी-ह्यून ने बस इतना कहा, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। यह सुनते ही जाह्यून खुद को रोक नहीं पाई। वह दौड़ती हुई उसके पास पहुंची और उसकी बाहों में गिर गई। जी-ह्यून अब सोच रहा था, अगर उस वक्त जाह्यून की माँ सच्चाई बता देती तो पुलिस सैरान की तलाश जारी रखती, शायद नतीजा अलग होता। पर अब पछताने से क्या होता? सच जानने के बाद जी-ह्यून ने खुद ही रिश्ता तोड़ दिया, क्योंकि उसे लगा वह किसी को माफ करने लायक नहीं है। वो खुद अपनी बहन को अकेला छोड़ गया था। वो कैसे किसी और की माफी स्वीकार कर सकता था? वह सोचता रहा, शायद दूर जाने से दर्द कम होगा, पर उसने भुला दिया। वो और जाह्यून एक दूसरे के दिल से जुड़े थे। अब दोनों एक दूसरे को याद करके अंदर से टूट रहे थे। जी-ह्यून ने दुकान भी बंद कर दी। वह इस उदास मोहल्ले से निकल जाना चाहता था। वो अपने वादे भूल गया, गेम खेलने, घूमने, डेट पर जाने के सारे वादे। और अब जाह्यून अकेली रह गई थी, टूटा हुआ दिल, खाली शामें और वही पुरानी गलती बार बार सोचती हुई। वह सड़क पर बैठी थी। पलट कर देखा तो जी-ह्यून जैसे पास ही बैठा हो। दिल टूटने का पहला दौर भ्रम होता है। दिल सोचता है वो यही है। वह उसी कैफे गई जहाँ वे पहली बार मिले थे। कुर्सी पर बैठकर उसने आंखें बंद की। जी-ह्यून सामने था, उसे देख रहा था, मुस्कुरा रहा था। वह चाहती थी कि यह सपना नहीं हकीकत हो। पर उसी वक्त मोहल्ले का मछली वाला फिशमंगर सामान लेकर वहाँ आया। जाह्यून उठने ही वाली थी कि उसने आवाज दी, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। जाह्यून के दिल में डर उठा। वह समझ गई वो आदमी वही है, उसी दिन वाला। उसने मुस्कुराकर कहा, नहीं, मैं अकेले चली जाऊंगी। असल में सब याद आ चुका था। जिस दिन उसे बेसमेंट में ले जाया गया था, वो आदमी पीछे खड़ा था, यही फिशमंगर। जब वह भागकर निकली थी, वो फिर उसके पीछे आया, हाथ में एक टेडी बियर लेकर। पहचानती हो इसे? वह उसकी आंखों में डर ढूंढ रहा था। जब उसे डर नहीं दिखा, वह चला गया। कई साल तक वह नहीं दिखा, लेकिन अब वह फिर उसके सामने था, बेचैन और घबराया हुआ। जाह्यून ने तेज कदमों से चलना शुरू किया। थोड़ी दूर जाकर उसने मोबाइल निकाला और पुलिस को फोन करने लगी। तभी माँ का कॉल आया। वह कांपते हुए बोली, माँ, मुझे लेने आओ जल्दी। वह जल्दी ही बोली थी कि पीछे से वही आदमी आ गया। वह अब पागलपन की हद तक पहुंच चुका था। उसे डर था कि उसके गुनाह अब उजागर हो जाएंगे। वह उसके पीछे दौड़ा। गली सुनसान थी, सिर्फ उसके कदमों की आवाज और उसकी
चीखें। उधर जीह्यून को अचानक बेचैनी हुई। दिल में वही दर्द उठा जो बरसों पहले सैरान के गुम होने की रात उठा था। वह दौड़ा, फोन मिलाया, पर जाह्यून के हाथ से फोन गिर गया। वह भागती रही, एक चौराहे तक पहुंची, फिर एक छोटी दुकान में घुस गई। फिशमंगर भी गली से बाहर आया, पर उसे कहीं नहीं देखा। उसी समय पुलिस ने भी जाह्यून की गुमशुदगी की रिपोर्ट ले ली थी। चीफ को अचानक याद आया, नामदो से जिस रहस्यमय आदमी की मुलाकात हुई थी वह और कोई नहीं, यही फिशमंगर था। अब पुलिस के लिए वह मुख्य संदिग्ध बन चुका था। फिशमोंगलर अब एक रेस्टोरेंट के बाहर था। मालिक ने कुछ गड़बड़ भांप ली। वह पुलिस को कॉल करने वाला था, पर इससे पहले फिशमंगर अंदर घुसा और उसे जमीन पर धक्का दे दिया। वह जानता था कि जाह्यून अंदर छिपी है। वह चीखते हुए कमरे के कोने में पहुंचा और उसे ढूंढ निकाला। अब उसने अपना असली चेहरा दिखा दिया, क्रूर, विक्षिप्त, नंगा सच। उसी वक्त जीह्यून भी उसी गली से गुजर रहा था। कैफे के मालिक ने बताया वो लड़की उस तरफ भागी थी। जीह्यून ने उसका फोन सड़क पर पड़ा देखा। उसने कंगहो को अपनी लोकेशन भेजी और भगवान से दुआ की, कृपया इस बार उसे मुझसे मत छीनना। अंदर जाह्यून पर हमला हो चुका था। फिशमोंग ने चाकू निकाल लिया और चुपचाप उसे खत्म करने की कोशिश की। तभी जीह्यून दरवाजा तोड़कर अंदर घुसा। दोनों में जबरदस्त लड़ाई छिड़ गई। जीह्यून ने कुर्सी उठाकर चाकू उसके हाथ से गिराया, पर अगले ही पल फिशमंगर ने उसे जमीन पर पटक दिया। जाह्यून ने हिम्मत करके चाकू उठाया और उस पर झपटी, पर उसने उसका हाथ मरोड़ दिया और वही चाकू उसके पेट में घोंप दिया। वह दर्द से गिर पड़ी। फिशमंगर ने जीह्यून पर वार करने की कोशिश की, पर जीह्यून ने उसका हाथ पकड़ लिया। दोनों जमीन पर गिर पड़े। तभी पुलिस अंदर घुसी और उसे दबोच लिया। जीह्यून रो रहा था, जाह्यून की बाहों में सिर रखे। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। जाह्यून भी रो रही थी, पर उसे समझ नहीं आ रहा था क्यों। तभी अचानक उसके दिमाग में बचपन की एक याद कौंधी। वह और सैरान खेल रहे थे, पर अचानक सैरान की आंखों से आंसू गिरे। जाह्यून बोली, डर के मारे रो रही हो? सैरान मुस्कुराई, नहीं, ये मेरे आंसू नहीं है, ये मेरे भाई के हैं। वह बोली, हमारा रिश्ता ऐसा है, वो रोए तो मैं भी रो पड़ती हूँ। अब जाह्यून स्ट्रेचर पर थी। वह दर्द में फुसफुसाई, सैरन ने कहा था, अगर मैं भाग जाऊं तो अपने भाई से कहना, ये तुम्हारी गलती नहीं है, अब रोना बंद करो। जीह्यून के आंसू रुक नहीं रहे थे। उसे एहसास हुआ उसकी बहन कितनी मजबूत थी और वह कितने सालों से खुद को ही सजा दे रहा था। पुलिस ने फिशमंगर को गिरफ्तार किया। मामला बंद हुआ, पर उसके बाद जीह्यून और जाह्यून का टेलीपैथिक कनेक्शन भी खत्म हो गया। अब वे एक दूसरे को महसूस नहीं कर पाते थे, सिर्फ यादों में रह गए थे। समय बीतता गया, पर जाह्यून की आंखों में वही यादें थी। वह अक्सर जीहुआन की दुकान के बाहर जाकर खड़ी होती, बिना कुछ कहे लौट जाती। दादी की बात याद आई, जिसे दिल से याद करो उसे दबाना मत, कभी कभी याद ही दवा होती है। एक दिन बारिश हो रही थी। जाह्यून अकेली किसी छत के नीचे खड़ी थी। तभी उसने देखा जीह्यून सामने था, छतरी लिए, भीगा हुआ, मुस्कुराता हुआ। वह बोली नहीं, बस धीरे से उसके चेहरे को छुआ, जैसे किसी सपने को छू लिया हो, फिर पलटकर चली गई। जीह्यून उसे जाते देखता रहा, फिर छाता पकड़े हुए उसके पीछे भागा। उसे सचमुच समझ नहीं आया कि वह क्या सोच रही थी। दरअसल जीह्यून चाहता था कि जिहान समझे कि अगर कोई सच्चा प्यार करता है तो वह चुप नहीं रहेगा। पूरे 1 महीने तक जीह्यून को अपनी भावनाओं को व्यक्त करना नहीं आता था। जीह्यून ने पूरी सच्चाई और अपने दिल की बात ईमानदारी से जाह्यून को बता दी। वह बोला, अगर तुम चाहो तो मैं सब फिर से शुरू करना चाहता हूँ। जाह्यून मुस्कुराई, पर शर्त रखी, अगर सच में मुझसे फिर रिश्ता बनाना है तो मुझे फिर से अब पहले की तरह प्यार करना पड़ेगा, मुझे फिर से जीतना पड़ेगा। जीह्यून ने कुछ नहीं कहा, बस दौड़कर आया और बारिश में उसे चूम लिया। उनके आंसुओं और बारिश की बूंदों में अब कोई फर्क नहीं था। कुछ दिनों बाद जीह्यून वापस अपने पुराने मोहल्ले लौटा। उसने दुकान को दोबारा खोलने का फैसला किया। वो दोनों, जीह्यून और जाह्यून, फिर से अपने अधूरे वादे पूरे करने लगे। पर अब कुछ बदल गया था। उनका टेलीपैथिक रिश्ता खत्म हो चुका था। अब वो एक दूसरे की भावनाएं नहीं समझ पाते थे। जाह्यून को महसूस हुआ, फोटो तो वही है पर मुस्कानें अलग हैं। कभी जीह्यून दूसरों को देखता जहाँ प्रेमी एक दूसरे के लिए खाना परोसते तो हल्की सी ईर्ष्या महसूस होती, और जब जाह्यून ने उसे खाना खिलाया तो उसने हंसकर कहा, मुझे थोड़ा साफ सफाई का रोग है। पर अगले ही पल उसने वही निवाला खा लिया, क्योंकि अब चाहे टेलीपैथी न रही हो, भावना सच्ची थी। कुछ समय बाद जीह्यून की दुकान फिर से खुली। काम धीरे धीरे चल निकला, लोग लौटने लगे और जीवन में थोड़ी रोशनी आने लगी। पर तभी पुलिस का फोन आया। उन्होंने कहा, हमें आपकी बहन से जुड़ी कुछ नई जानकारी मिली है। मछली बेचने वाला फिशमोंगर अब पुलिस की गिरफ्त में था, लेकिन उसने अब भी उस साल के अपहरण की बात नहीं मानी। फिर पुलिस को एक सुराग मिला। उसने किसी को वेयर हाउस में कैद कर रखा था। चीफ खुद वहां पहुंचा। दरवाजा तोड़ा तो अंदर डोंगजो पड़ा था, बेहोश पर जिंदा। दरअसल फिशमंगर अपने करीबी लोगों को नहीं मारता था, बस उन्हें अपने रहस्य के बोझ में बांध देता था। कुछ दिन बाद डोंगजो उससे मिलने जेल गया। वह नफरत नहीं लाया था, बल्कि शांति से बोला, अगर कभी मदद चाहिए बस बताना। वह जानना चाहता था, सैरन को कहाँ रखा
खा गया था। फिशमंगर कुछ देर चुप रहा, फिर हल्के से मुस्कुराया। याद है बचपन में हम जहाँ खेलते थे वही जगह। डोंगजो समझ गया, इशारा साफ था। वह चीफ को लेकर अपने गांव के जंगल पहुंचा। दोनों ने खुदाई शुरू की और थोड़ी देर में मिट्टी के नीचे से निकल आए पुराने सच। उसी समय जीह्यून की दादी ने उसकी माँ से कहा, मैं जरा बाहर घूमने जा रही हूँ। माँ को कुछ अजीब लगा और वह पीछे पीछे चली गई। दादी उसी जंगल की तरफ गई थी जहाँ जीह्यून का पिता सालों पहले गायब हुआ था। असल में जब जीह्यून की माँ की शादी हुई थी तो पति का व्यवहार क्रूर था। दादी ने भी तब ध्यान नहीं दिया। बाद में जब उसकी शादी टूटी वह अकेली रह गई, पर जब सैरान के गुम होने की खबर आई दादी खुद आगे आई, अब मैं तुम्हारी माँ बनूंगी। उसी दिन जीह्यून और उसकी माँ को पुलिस का फोन आया, फौरन जंगल आ जाइए। दोनों पहुंचे। रस्सियों से घिरी जगह, फोरेंसिक टीम काम में लगी थी और वहाँ मिट्टी के नीचे से सायरान और जीहुआन के पिता के अवशेष निकले। जीह्यून वहीं जमीन पर बैठ गया, आंसू बहते रहे। उसने धीरे से कहा, माफ करना, बहुत देर कर दी। उसे याद आया उस दिन माँ ने कहा था अपनी बहन का ध्यान रखना, पर उसने खेल को चुना और उसे हमेशा के लिए खो दिया। वो छोटा सा परिवार जो कभी हंसता था अब बस तस्वीरों में रह गया। पर अब जीह्यून के दिल का सारा बोझ उतर गया। उसने अपनी माँ का हाथ थामा, दोनों पिता और बहन की कब्र पर फूल चढ़ाए। जीह्यून ने आंखें बंद की, अब मैं अच्छा जीवन जीऊंगा, आप दोनों के हिस्से का भी। कांगहो ने भी अपने पिता से माफी मांगी। गलतफहमियां मिट गईं। वो फिर से साथ हो गए। जीह्यून की माँ को भी वो साथी मिल गया, डोंगजो, जो बरसों से उसे चुपचाप चाहता था। यूनजंग ने भी अपने जीवन में प्यार पा लिया। और इसी के साथ ये ड्रामा खत्म हो जाता है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर बताएं।